Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cafe Iktisad. As I had mentioned before, we'll be discussing the first 6 month performance of the Pakistan's economy in the current fiscal year. Where the fiscal year जो है इस 24-25 2024-25 का जो fiscal year है पहली जुलाई से 1 जुलाई से शुरू होता है and it will end on the 30th June 2025. तो इसके पहले 6 महीने जो है तकरीबन आधा साल जो गुजर चुका है. How did it perform in the first 6 months? So I hope people start joining in. जो मैंने मेरे ख्याल में without further ado and without waiting for other people. So let's I think it's better to start. देखते हैं कि साथ साथ कोई आता है आ जाए ठीक है. I'll try to answer the queries. स्टार्ट करते हैं जी. फिजिकल ईयर के सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट इशू से जो हमारे फिजिकल साइड है और फिजिकल साइड में सबसे इम्पॉर्टेंट जो ख़ास तौर पे हमारे न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ आउटलेट्स में बहुत ज़्यादा वो रिपोर्ट होता है. वो है एफ बी आर और टैक्सेशन का इशू. Not just FBR, but taxation related issue. Of course, expense is the other side of the other coin of the fiscal side. उसको भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे लेकिन वो इसमें ही एफबीआर वगैरह और टैक्सेशन के इश्यूज में डिस्कस हो जाएगा. अगेन बिफोर आई बिगिन मेरे पास कुछ नोट्स हैं, नोट्स दैट आई रिटन just so that I remember the final points. It's not, I've not copy pasted it from anywhere. ये कोई छापा नहीं है. It's my written notes. तो anyway जी एफबीआर से बिगिन करते हैं. एज यूजुअल जो इश्यूज हैं कन्फ्रंट कर रहे होते हैं एफबीआर को, those issues remain the same. उसमें कोई चेंज नहीं आया. लास्ट आई थिंक आई वाज रीडिंग yesterday or was it 2 days before कि जी जो जितना हमारा वो बजट में बताया गया था कि इस क्वार्टर में हमें इतने पैसे, इन्होंने टारगेट्स रखे होते हैं तो इस क्वार्टर में जितने पैसे इन्होंने कहे थे कि आएंगे और दूसरे इसके अलावा जो इन्होंने हर क्वार्टर में एक टारगेट रखा होता है रेवेन्यू का, वो पूरा नहीं कर सके. इन द फर्स्ट 6 months देयर आर रिपोर्ट्स के तकरीबन अराउंड 350 to 360 बिलियन रुपीस का जो है वो शॉर्टफॉल आया जो इन्होंने अपना एक टारगेट रखा होता. नाउ द इशू विद दीज टारगेट्स इज एज आई हैव डिस्कस्ड इवन बिफोर कि आप अपने लिए जब एक टारगेट रख लेते हैं ये लोग बजट में रखते हैं तो इट काइंड ऑफ सेट्स कंपल्शन अपॉन द एफपीआर कि किसी तरह भी आपने ये पैसे, उनको ऊपर से ऑर्डर होता है कि जी किसी तरह भी ये पैसे आपने पूरे करने हैं टू मीट द एक्सपेंसेस. अब और फिर जब वो पैसे पूरे नहीं कर सकते तो उसके लिए फिर वो हर किस्म की टैक्सेशन लगाते हैं. मिसाल के तौर पे कल परसों मैं देख रहा था हमारी सीनियर कॉलीग है डॉक्टर नायाब, उन्होंने बिजली के बिल जो है वो पुट अप किया हुआ था, उस पर ट्वीट किया हुआ था. तो उस ट्वीट में जो टैक्सेशन जो बिजली के बिलों में हमें कोई 10 किस्म के टैक्सेस होते हैं, उसमें एक था एडिशनल टैक्स और एक था फर्दर टैक्स. तो देखिए एडिशनल टैक्स, फर्दर टैक्स, ये क्या चीज़ें होती है एक्सेप्ट फॉर एक्सट्रैक्शन. इट्स नथिंग बट एक्सट्रैक्टिंग. एंड एक्सट्रैक्शन भी ऐसी कि बंदा हैरान रह जाता है. तो ये इशू ये यहाँ पे ये है कि जब ये लोग अपना जो यूजुअल सोर्सेज है इनकम टैक्स जो है इनका हमेशा हमारा लो रहा है. इन डायरेक्ट टैक्सेशन जो होते हैं वो जो है इट्स ऑलवेज बीन अराउंड 30-35%, नॉट मोर देन दैट. और 70 to 65% हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन होता है. तो जब टैक्सेशन के वो अहदाफ अपने पूरे नहीं कर सकते तो देन दे रिवर्ट टू इनडायरेक्ट टैक्सेशन और इस तरह के टैक्सेस लगाते रहते हैं. टैक्सेशन की भरमार है. तो दिस इज जो माय ओन व्यू इज कि यार ये जो अपने लिए ये टारगेट सेट करते हैं इट्स अनरियलिस्टिक बिकॉज यू डू नॉट नो. एक तो इनके पास कोई प्लान नहीं होता. मशीनरी एफबीआर की वो सबको पता है कि क्या हाल है उसका, करप्ट, इनकॉम्पिटेंट, इनएफिशिएंट. तो फिर अपने आप के लिए इतने बड़े बड़े टारगेट्स क्यों सेटअप करते हैं? सो व्हाई नॉट लुक एट द अदर एंड, द इम्पोर्टेंट वन. और इम्पोर्टेंट एंड क्या है? इम्पोर्टेंट जो दूसरा साइड है वो एक्सपेंसेस की साइड है कि आपके ये जो शाहाना एक्सपेंसेस है, इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, current expenses are above 14 trillion rupees now, and everybody is expecting कि it will जो है it will cross I think 15 trillion by the end of this fiscal year. So देखें अपने इतने आपने जो शाहाना expenses रखे हुए हैं, what's the need of these? क्या इसमें इतने why don't you limit those? अगर आप उसको लिमिट कर लें
अपने एक्सपेंसेस को, इतनी बड़ी गवर्नमेंट को, बोथ एट द फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल, तो इतने ज़्यादा आपको टैक्स कलेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी जब आप अपने एक्सपेंसेस उधर से कम कर लेंगे। तो फिर ये जो ज़ोर होता है एफबीआर पे कहीं से भी टैक्सेशन लेना, ये भी कम हो जाएगा। बट एनीवे वो ये हर दफ़ा हम बात करते हैं लेकिन सुनता कोई नहीं है। सो लेट्स गो टू अदर इश्यूज़, द फाइनल वन। उसमें जो एफबीआर के एक नए चेयरमैन आए हैं, राशिद लंगड़ियाल साहब, उनका मैं अभी इंटरव्यू सुन रहा था। राशिद लंगड़ियाल साहब पहले, इससे पहले वो इंडस्ट्री के सेक्रेटरी रहे हैं। उससे पहले वो वापडा में रहे थे सेक्रेटरी, नॉट वापडा बट ये जो डिस्कोस वगैरह इनको हैंडल करते हैं, पावर सेक्टर के सेक्रेटरी थे, सॉरी। तो ये भी आप देख लें कि हम अभी भी जनरलिस्ट जो होते हैं सीएसएस करके आते हैं, और ख़ास तौर पे पीएस वाले, तो हमारी गवर्नमेंट जो है उन पे कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है कि वो फैसले करते हैं। तो कभी वो एक जगह पे होते हैं, कभी दूसरी जगह पे। अब हो सकता है राशिद साहब भी चेंज हो जाए, इनकी जगह कोई और आ जाए, तो कोई कंटिन्यूटी नहीं है। खैर एनीवे, अभी उनकी मैं वो पढ़ रहा था, उन्होंने कुछ उस दिन बयान दिए थे। उन्होंने कहा जी 33 लाख पाकिस्तान में लोग हैं जो कि हाई टॉप 5% में आते हैं ऑफ अर्नर्स। 33 लाख, उन 33 लाख में से सिर्फ 6 लाख जो है वो फाइलर्स हैं। सो टेक आउट दोज 6 लाख लोग, आप उसमें से 33 लाख में से निकालें तो बाकी बाकी जो टॉप 5% अर्नर्स हैं, 27 लाख बच जाते हैं, जो कि अपना हिस्से का वो कह रहे हैं कि वो टैक्स नहीं देते जो उन पर टैक्स होता है, दे आर नॉट फाइलर्स। अच्छा, उन 27 लाख में से राशिद साहब अभी कहते हैं कि हमने, लेट मी गेट द नंबर, 1,86,000 लोगों को हमने नोटिस भिजवाए हैं कि आप अपना टैक्स अदा करें। चले 1,86,000 को आपने भिजवा दिए, हम कह देते हैं 2 लाख, तो बाकी जो है 25 लाख, उनको क्यों टैक्स नहीं भिजवाए? उनको टैक्स भिजवाने में क्या इशू है? एंड फिर उसमें उन्होंने ये भी नहीं क्लियर किया कि जो 25 लाख लोग जो कि टैक्स नहीं देते, जो कि फाइलर्स नहीं है, वो कौन है, किस तबके से है? क्या वो कारोबारी तबके से हैं, क्या वो सिविल सर्विस से हैं? ये उन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया। और बाकी जो 25 लाख है उनका वो क्या करेंगे? और जो 1,86,000 है उनको जो उन्होंने नोटिस भिजवाए हैं, तो उसका क्या बना? सो देखें, ये इश्यूज वो अगेन फिर वहीं पे आता है कि उनके पास एक छोटी सी बेस है जिससे वो एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं टैक्सेशन, एंड दिस इज हाइट ऑफ इनकॉम्पिटेंसी। क्या आपको पता है कि 33 लाख लोग ऐसे हैं? दिस इज नॉट न्यू इन्फॉर्मेशन, माइंड बाय द वे। राज वो चेयरमैन एफबीआर इज ट्राइंग टू मेक इट लुक एट कि जी ये शायद कोई बिल्कुल कोई मैं नई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वैसे पहले ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दैट्स नो नो, दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू, क्योंकि काफ़ी अरसे से आई कैन टेक यू बैक 10 years बिफोर दैट। और उसमें मैं ये आपको बता सकता हूँ कि जो जो इन्फॉर्मेशन है कि इतने ज़्यादा नॉन टैक्स पेयर्स हैं और वो हाई अर्नर्स हैं, उस वक्त भी थी। नादरा ने भी इनको 5-6 साल पहले वो इन्फॉर्मेशन दी थी बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स। उन्होंने इनको एफबीआर को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी थी कि इतने लोग हैं जो हाई अर्नर्स में आते हैं, उनकी इतनी वेल्थ है और वो टैक्स नहीं दे रहे, लेकिन उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर देखें ये दिस, सो दिस इज नॉट न्यू इन्फॉर्मेशन। और फिर आप लोग ये 25 लाख जो रहते हैं, उनका वो जो है उनको उनके साथ क्या करेंगे ना? हियर इज द सिचुएशन। मैं इस इश्यूज को इनकाउंटर करते हुए एक सवाल आता है। लोग, ये टैक्सेशन का जो इशू है ना, आपने एक टर्म्स, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, और फिर दूसरा ये कि टैक्सेशन डिपेंड्स अपॉन, इट हैज़ अ वेरी क्लोज लिंक टू रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोकेट करने का मतलब ये है कि चले मैं टैक्स दूंगा फिर मुझे उसी तरह सहूलियात भी मिलेंगी, ठीक है? तो अगर मैं टैक्स ना, आई एम अ फाइलर, मुझे क्या सहूलियात मिल रही है? रोड नहीं है, पानी नहीं है, बिजली का निज़ाम धर्म भरम है, पोल्यूशन आप देख लें। सो व्हाट एम आई, और सिक्योरिटी नहीं है, सो व्हाट एम आई पेइंग टैक्सेशन फॉर? एजुकेशन का ये हाल है, हेल्थ का ये हाल है कि सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पतालों में मैं खुद भी नहीं जाता, ना बच्चों को लेके जा सकता हूँ। एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर मी, वो जो बाकी फाइलर्स हैं उनके लिए भी यही सिचुएशन है। तो किस चीज़ का आप टैक्सेशन, फिर व्हाट्स द इंसेंटिव टू बी अ फाइलर, व्हाट्स द इंसेंटिव टू पे ड्यू टैक्सेशन? ठीक है, फिर मैं ये भी देखता हूँ एज अ फाइलर, नॉट जस्ट मी बट दोज हु आर पेइंग द टैक्सेस ऑनेस्टली, पेइंग देयर टैक्सेस ऑनेस्टली, कि बहुत से यहाँ पे ऐसे तबकात है जो कि एग्जेम्प्ट है, जो कि अपना शेयर ऑफ टैक्सेशन नहीं पे करते। सो हेयर लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, कुछ नंबर है मेरे पास, वो मैं कोट कर देता हूँ कि देखिए अभी कुछ महीनों में एक नंबर है कि जो फॉर्मल उसमें जॉब वाला तबका है,
नौकरी करने वाला तबका। इनसे एफबीआर ने 250 बिलियन रुपए अभी तक निकलवा लिए, दोज हु आर वेज अर्नर्स। लेकिन इसके मुकाबले में जो ये रिटेलर्स हैं, ठीक है, एंड दे रिप्रेजेंट अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी। इनको परवेज मुशर्रफ के वक्त से कोशिश की जा रही है कि इनको टैक्स नेट में लाया जाए, 30 लाख से ज़्यादा है, लेकिन वो नहीं आ रहे। अभी ताजर दोस्त स्कीम नाम के एक इन्होंने शुरू की थी, वो भी फ्लॉप हो गई। तो उनसे कंपैरेटिवली अब ये 250 बिलियन का अपने उसमें पर्सपेक्टिव में रखे, अपनी सोच पे रखे कि 250 बिलियन जो है इन्होंने वेज अर्नर्स से निकलवाए हैं जो कि नौकरियां करते हैं। वो एट सोर्स निकलवा लेते हैं, वो आसान काम है। लेकिन जिधर से निकलवाना होता है तो उधर से अब इन रिटेलर से इन्होंने सिर्फ गैस करे कितने निकलवाए, 13 बिलियन। कहाँ पे 250 बिलियन, 245 बिलियन, और कहाँ पे 13 बिलियन। तो ये आप देख लें डिस्क्रिपेंसी, ये ज्यादती है। तो ये ज्यादती जो कि एफबीआर का असल काम है, वो तो करते नहीं है, और जिससे वो ये एक छोटी सी बेस है जिससे वो टैक्सेशन निकलवा रहा है। एनीवे, मेरा सवाल एक और भी है, और मैं सिर्फ मेरा नहीं, जो बाकी टैक्स पेयर है, ऑनेस्ट टैक्स पेयर, उनके भी ये बड़े सवाल है। अब बड़े सवाल ये है कि मुझे ये बताएं कि जो सिविल सर्विस वाले, और सिविल सर्विस में अफवाज भी आती हैं, उनसे आप कितना टैक्स लेते हो, उनमें से कितने डिक्लेयर्ड है, एफबीआर के अंदर जितनी इनकी वर्क फोर्स है उसमें से कितने फाइलर्स हैं। वो सारे, इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि वो सारे, आधे भी नहीं, वो आधे भी जो है, नॉट इवन 50% ऑफ देम आर टैक्स फाइलर्स विद इन एफबीआर। तो वो कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा वाली बात, कि वो ये हील थाईसेल्फ। तो सबसे पहले तो एफबीआर अपना ये बंदोबस्त करे, राष्ट्र साहब ये बंदोबस्त करें कि जो एफबीआर के अंदर लोग हैं उन्हें ही फाइलर बना दे। फिर हमें ये पता है कि मिसाल के तौर पे जो बहुत से लोग हैं, तबकात हैं, मैंने अफवाज का नाम लिया, कि उनके बारे में आप क्वेरी नहीं कर सकते कि उनकी वेल्थ कहाँ से आई, उनके फाइल रिटर्न्स कैसे हैं, और कैसे उनकी वेल्थ बनी। मिसाल के तौर पे हमें पता है कि इससे पहले वो पापा जॉन्स फैम वाले एक वो थे, आसिम सलीम बाजवा साहब। फिर उसके बाद कमर जावेद बाजवा साहब। तो उनकी, जो किसी ने कि जी इनकी वेल्थ पे जब रिपोर्ट्स आई कि उनकी कितनी वेल्थ है, तो जिन्होंने रिपोर्ट्स की थी उन्हें ही उठा के ले गए। तो ये अब देखिए उनके, उन पे कौन टैक्स लगाएगा। फिर इसके अलावा देखें, एफबीआर कुछ अरसे तक तो वो एक वो इनकी एक वो होती थी, पब्लिकेशन होती थी, जिसमें जितने भी लेजिस्लेचर के लोग होते थे, मेंबर्स होते थे नेशनल असेंबली सेनेट के, तो उनके रिटर्न्स, उनकी वेल्थ वगैरह, उसके बारे में वो पब्लिश करते थे ईयरली। वो भी गायब हो गई है, वो भी चली गई है, अब वो आपको नहीं मिलती। तो देखें एफबीआर फिर किस चीज़ पे आप ये रोना रो रहे होते हैं कि जी लोग टैक्स नहीं देते या इस तरह की बात करते हैं। पहले उनको तो पकड़े जो टैक्स नहीं दे रहे, जो पावरफुल तबकात है जिनको आप एग्जाम्पशंस देते हैं। एग्जाम्पशंस रन इन ट्रिलियंस, राइट। फिर राशिद साहब कहते हैं, उन्होंने एक और भी बात की कि जी इस साल जो टैक्स गैप है, दैट वुड बी 7 ट्रिलियन रुपीज, which is more than last fiscal year, which was 6.3 ट्रिलियन रुपीज। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो, वो उन्होंने नहीं बताया कि ये टैक्स गैप आता किस वजह से और किन की वजह से आता है, और एफबीआर में इसका अपना कितना रोल है इस टैक्स गैप में, और टैक्स गैप वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये भी अभी तक हमें नहीं पता। तो एग्जाम्पशंस का क्या होगा, इसके बारे में नहीं बताते। फिर एफबीआर का एक बहुत बड़ा इशू, ओके, वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम मोतसिम। मोतसिम, आई विल डेफिनेटली आंसर द क्वेश्चन कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ एक्सटर्नल डेट एंड डेट सर्विसिंग इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ द fiscal year. I'll address that once I'm done with my presentation. I'll briefly go through it. And again, for those who have just joined, मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, बट नोट्स ये मैंने खुद बनाए हैं गिवन द इंफॉर्मेशन और अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए। ये कोई फोटो कॉपी या छापा नहीं है। सो एनीवे जी, लेट्स गो अहेड विद इस एफबीआर वाले सेक्शन को जो है रैप अप करते हैं। तो इसमें एक दो और सवाल, एक दो और चीज़ें हैं कि देखें, एफबीआर वो अभी उन्होंने 36 बिलियन मांगे हैं कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, फेडरल गवर्नमेंट से, कि हमने टैक्स नेट को बढ़ाना है। ठीक है, 2003 से अब तक और एफबीआर जो है तकरीबन $1 बिलियन के लोन ले चुका है, फॉरेन लोन्स, फॉर दिस वेरी सेम पर्पस, और कैपेसिटी बिल्डिंग, और कि जी टैक्स नेट हम बड़ा कर रहे हैं। तो वो अभी उसमें मैंने एक वो लोन इनका वो स्टडी किया था, 2019 में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ वो, अभी भी 80% खर्च हुआ है। लोन्स पे लोन लिए जा रहे हैं एडीबी से, वर्ल्ड बैंक से, और इन दो से, मेनली इन दो से लिए जा रहे हैं।
और लेकिन परफॉर्मेंस इनकी ज़ीरो है। फिर अब 36 बिलियन जो है वो टैक्स पेयर मनी का और माँग रहे हैं कि जी हमें और पैसे दें ताकि हम और टैक्स नेट, तो भाई आप ये जो इससे पहले इतने पैसे लेते रहे हैं, तो वो उसका हिसाब कौन देगा? उसका आप क्या करते रहे हैं? गाड़ियाँ खरीदी हैं, फॉरेन टूर्स लगाते रहे हैं, लेकिन जो काम करने का वो तो आप लोगों ने नहीं किया। तो उसका हिसाब कौन देगा? ये बिलियन डॉलर से ज़्यादा जो लोन्स लिए हुए हैं, जो हमने वापस करने हैं। एफबीआर ने उसका क्या किया? तो आप किस मुँह से एफबीआर वाले या गवर्नमेंट वाले हमें आके कहते हैं, यहाँ पे जो आता है प्राइम मिनिस्टर वो सबसे पहले आते-साथ ये कहता है कि जी सारे लोग चोर है जी, टैक्स नहीं देते। यार कितना टैक्स दें? कौन टैक्स नहीं दे रहा? आप बताएँ टैक्स कौन नहीं दे रहा? जो टैक्स नहीं दे रहा उससे ले। सबको जो है आपने रगड़ दिया है। कौन-सी ऐसी चीज़ है पाकिस्तान में जिस पे टैक्स नहीं होता? सो ये देखिए ये वन साइडेड चीज़ें हैं कि जी वो उसने टैक्स नहीं दे रहे, ये तबका चोरी का है, वो तबका चोरी का है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो जो चोरी कर रहे हैं पकड़े उनको। रिटेलर्स की मैंने मिसाल दे दी। ये जो छोटे रिटेलर्स हैं, वो परवेज़ मुशर्रफ के वक़्त से इन्होंने कोशिशें की हैं, वो टैक्स नेट में नहीं आते। फिर अफ़वाज है, ख़ास तौर पे फ़ौज है, उनका कोई नहीं पता, उनकी वेल्थ जो है इट्स इन बिलियंस एंड हमारे जर्नैलों के बिलियंस ऑफ रुपीज़ में असासे है, सबको पता है। इट्स नॉट मेरे मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नई नहीं है कि जी मैं कोई नई इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। एवरीबॉडी नोज़ दैट। वो कितना टैक्स देते हैं, किसी ने आज तक बताया? फिर हमारे सिविल सर्विस वाले हैं, वो कितना टैक्स देते हैं? तमाम अफ़वाज, फिर बिज़नेसमैन बड़े-बड़े, इंडस्ट्रियलिस्ट कहाँ से टैक्स आ रहा है? थोड़ी थोड़ी सी ये ब्रेकअप भी दे दिया करें, वो ब्रेकअप हमें नहीं मिलता। सो दीज़ आर द इश्यूज़ जो कि फर्स्ट 6 मंथ्स में इन समरी एफबीआर के जो इश्यूज़ हैं वो वहीं पे है। और वही रोना कि जी टैक्स नेट जो है हम बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए हमें मज़ीद पैसे दें और शॉर्टफॉल हो गया रेवेन्यू में। और अभी हम जो है अब नए मज़ीद इन्होंने प्रोग्राम को शुरू किया कि जी प्रॉल की रीस्ट्रक्चरिंग के नाम से एक नया उन्होंने ये कई दफ़ा हो चुका है। प्रॉल ये पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड इन्होंने एक कंपनी बनाई हुई है एफबीआर के अंदर ही, कि जो उसकी रीस्ट्रक्चरिंग हम कर रहे हैं और उसको मैं टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी लेंगे और ये वो। बिन देयर हर्ड दैट, होना कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही हमारा टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, वैसे ही हमारे रिसोर्सेज़ भी वेस्ट कर रहे हैं। जो काम करना है वो करें, जो टैक्स नहीं दे रहे उनको पकड़ें, जो फाइलर नहीं है और जो बिलियनियर्स हैं, जो अभी खुद इन्होंने नंबर बताए हैं, 33 बिलियन में से सिर्फ 33 लाख में से सिर्फ 6 लाख जो है वो फाइलर्स हैं। उन 6 लाख में से भी एक्टिव फाइलर्स जो है वो बहुत कम है। ज़्यादातर जो है स्टेल या ज़ीरो फाइलर्स हैं, उनको पकड़ें। जो एक्टिव फाइलर्स हैं उनको सज़ा ना दें। बाकी जो 25 लाख रहते हैं ये कहते हैं कि जी जिनको अभी तक हमने नोटिसेस नहीं भेजे, तो भिजवाएँ, आपको किसने रोका हुआ है? वैसे ही खामख़ा जो है ये नॉनसेंसिकल कि जी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा ये दूसरे उस पे टॉपिक पे जाते हैं, जो हमारी फर्स्ट 6 मंथ की रिपोर्ट है। उसमें टॉपिक सेकंड है कि रुपये की स्टेबिलिटी और और साथ-साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये दोनों बहुत इंटरलिंक्ड है एंड आई विल टेल यू व्हाई। रुपये की स्टेबिलिटी जी उसके 2-3 जो है हमने देखे हैं कि रुपी हैज़ बीन स्टेबल इन स्पेशली इन द फर्स्ट 6 मंथ्स और इससे पहले भी। इस साल वो ज़रा स्टेबल रहा है डॉलर के मुकाबले में। काफ़ी उसमें वो जो उसका एक वो है फ्लो कि वो 278, 280, 278, 280, लेकिन वो जो बहुत बड़ी-बड़ी फ्लक्चुएशंस आती थी, वो इसमें नहीं आई। तो उसकी वजूहत क्या है रुपये की स्टेबिलिटी की? तो देखिए जी कुछ वजूहत मैं आपको जल्दी से आई विल गो थ्रू इट। इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की कोई इतनी ज़्यादा वो अगर कोई कहे ना कि जी वो गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी वो जो आपको बता रहे मैंट्रा कि जी स्टेबिलिटी आ गई इकोनॉमी, इट्स नॉट स्टेबिलिटी, विल डिस्कस इट। ये टेम्परेरी रिलीफ है। मैं इसको स्टेबिलिटी नहीं कहूँगा बिकॉज़ दोज़ फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी दैट रिलेट टू स्टेबिलिटी दे आर द सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आई। तो इट्स अ टेम्परेरी रिलीफ, इट्स नॉट स्टेबिलिटी। तो कौन सी वजूहत है कि जिसकी वजह से रुपी जो है इट हैज़ बीन इन स्ट्रेंथ अगेंस्ट द डॉलर, एक जगह पे ठहरा हुआ है। एक बड़ी वजह जो है उसकी ये है कि आईएमएफ से जो हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था $7 बिलियन का, तो उसकी वजह से वो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो पाकिस्तान की थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान के बारे में, ख़ास तौर पे क्रेडिट मार्केट्स में, वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। दूसरी हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में आया। पहले 5 महीनों में करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो 944 मिलियन, सो इट्स ऑलमोस्ट $1 बिलियन कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में आया है। वेदर दैट्स गुड और नॉट, इस शुड वी ओनली कंसिडर द करंट अकाउंट, वो अभी डिस्कस करते हैं। फिर इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो
बड़ी एक्टिवली और खामोशी से वो फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन कर रही है। जो हमारे पास अभी तक अगस्त के एंड तक नंबर है वो ये है कि जून से अगस्त तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1.9 बिलियन डॉलर जो है इन्होंने ओपन मार्केट से खरीदे अपने रिजर्व्स बढ़ाने के लिए। रिजर्व्स नाउ स्टैंड एट 12.1 बिलियन डॉलर, जो कि एक और वजह है कि जिसकी वजह से थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई हुई है। तो अभी माय ओन गैसेस के जो रफ्तार जारी थी, तो अभी तक 2.5 बिलियन डॉलर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मार्केट से डॉलर्स जो है 2.5 बिलियन वो उठा लिए होंगे। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस के जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की जो रुपी है एट दैट हैज़ बीन स्टेबल अगेंस्ट द डॉलर। सो इसमें अब थोड़ा सा इश्यूज जो हैं, थोड़ा सा इफ़ यू पेयर डीप इनसाइड दीज इश्यूज, क्योंकि दीज आर मेरली नंबर्स पे आप ना जाएं। उसमें आप ये देखेंगे, देखें 12.1 बिलियन डॉलर हमारा वो जो रिजर्व है, इसमें से 2 बिलियन डॉलर तो जैसा कि मैंने कहा कि स्टेट मोर देन 2 बिलियन डॉलर वो आपने उठाए हैं उससे मार्केट से और पास रखे हुए हैं। लेकिन इसमें बहुत से ऐसे भी हैं, मिसाल के तौर पे सऊदी अरब ने इस साल जो है इन्होंने 1 साल की हमें एक्सटेंशन मिल गई है। सऊदी अरब ने 3 बिलियन डॉलर का जो सेफ डिपॉजिट हमारे पास जो रखवाए हुए हैं, जो डॉलर्स रखवाए हुए हैं। फिर इसके अलावा चाइना की डिपॉजिट्स है, करेंसीज हैं, जिसमें हमने फिर रोल ओवर लोन्स है। तो बड़ा बिग पोर्शन ऑफ ऑल दिस रिजर्व ऑफ 12.1 बिलियन डॉलर रिजर्व is actually debt that we have to return. So you have to read behind the lines. You have to go beyond the numbers to see what it actually is. फिर आप ये देख लें कि जब आप डॉलर्स इतने ज़्यादा पिकअप कर रहे हैं मार्केट से, ओपन मार्केट से, सो व्हाट डज दैट इंडिकेट? इट बिलाइज द क्लेम कि जी हमारे जो है वो स्टेबिलिटी आ गई है। अगर आपकी स्टेबिलिटी आई है, सो व्हाई आर यू पिकिंग अप सो मेनी डॉलर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट, और व्हाई एग्जैक्टली do you go around and seek more relief, more rollovers and more extension in loan repayments? उसकी क्या ज़रूरत है अगर स्टेबिलिटी आ गई? बट एनीवे जी, दीज आर सम ऑफ द रीजंस के रुपी जो है वो थोड़ा स्टेबल रहा है लास्ट 6 मंथ्स में। फिर इसके अलावा देर आर अ फ्यू इशूज जो कि इससे रिलेटेड है, विच आई जस्ट शॉर्टली डिस्कस। उसमें देखें, उसमें ये 3.2 बिलियन डॉलर की इन्होंने कमिटमेंट्स ली हुई थी कि हमें इस साल क्रेडिट और मजीद मिलेगा। उसमें 1.2 बिलियन डॉलर मिसाल के तौर पे सऊदी ऑयल फैसिलिटी जो थी वो उसकी थी, इन्होंने कमिटमेंट ली हुई थी कि वो हमें नेक्स्ट 12 मंथ में मिल जाएगी। सो देखें, ये रोल ओवर्स, मोर क्रेडिट, इट्स नॉट स्टेबिलिटी। आई वोंट कॉल इट स्टेबिलिटी, इट्स टेम्पररी रिलीफ जो हमें मिला हुआ है, बट आई डोंट नो वेदर दैट वुड लास्ट और नॉट। फिर दूसरा ये है कि इन सब का नतीजा खास तौर पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो इन्होंने एक ये रेट मेंटेन किया हुआ है, वो उसकी वजह से जो रेयर है, जिसे हम कहते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, विच इज़ बेसिकली जो एक औसत होती है, एवरेज होती है पाकिस्तान की लीडिंग करेंसी, पाकिस्तान की करेंसी की लीडिंग करेंसीज के अगेंस्ट, रेयर जो होता है वो 108 पे ठहरा हुआ है। जिसका ये मतलब है कि मार्केट थिंक्स कि पाकिस्तान का रुपी जो है वो ओवर वैल्यूड है, मतलब उसकी कदर कीमत जितनी होनी चाहिए वो इतनी है नहीं, वो उससे ज़्यादा है, और इसको आर्टिफिशियली प्रॉप अप किया गया, इसको ज़्यादा किया गया है। नाउ देयर आर सेवरल रीजंस कि मार्केट ये चीज़ कह रही है। मिसाल के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद डॉलर ने काफ़ी गेन किया है, लेकिन पाकिस्तान का रुपी उधर ही डॉलर के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश और इंडिया की करेंसीज जो है दे हैव फॉलन डाउन, दे हैव डिक्लाइंड अगेंस्ट द डॉलर, डिप्रिशिएटेड अगेंस्ट द डॉलर, लेकिन पाकिस्तान का रुपी वहीं पे खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से फिर एक्सपोर्टर्स को थोड़ी सी तशवीश हुई है कि उनका जो बांग्लादेश, इंडिया वगैरह के जो इंडिया का रुपी जो है वो डिप्रिशिएट हुआ है, तो उनकी एक्सपोर्ट्स को एडवांटेज पहुंचेगा हमारे खिलाफ। एंड वी आर ऑलरेडी, आवर एक्सपोर्ट्स आर इन अ बॉदर बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर इश्यूज। सो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? क्या ये स्टेबिलिटी जो है, जिसे हम स्टेबिलिटी कहते हैं, या फिर ये जो वजूहात है जिसकी वजह से डॉलर और रुपी की पैरिटी जो है वो मेंटेन है 278 टू 80, कैन इट लास्ट? देखिए, उसमें सबसे पहले तो हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स
डिस्कस करने पड़ेंगे. सो द फर्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर इज कि डज द एक्सटर्नल मार्केट, स्पेशली द लोन मार्केट और द क्रेडिट मार्केट, do they take our claims of stability seriously? There are indications के हमारे जो हमारे बारे में fears थे, जो overall uncertainty पाकिस्तान की economy की है, वो it has eased off a little bit. वो कैसे आपको पता चलते हैं? ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है 5 ईयर का, उसको देखते हैं. वो ओवरऑल रिस्क डिटरमिन करती है कि एग्रीगेट रिस्क एक मुल्क से अटैच जो है वो कितना है. सो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का जब नवंबर 2022 में सीडीएस जो था वो 12,000 पॉइंट्स पे पहुंच गया था. ना रिमेंबर इट वाज द टाइम कि जब सारे ये कह रहे थे, आई डेंट से दो, कि पाकिस्तान आज गया कल गया डिफॉल्ट कर गया, लेकिन बच के पाकिस्तान. तो उस वक्त सीडीएस पाकिस्तान का 12,000 पे था. अब सीडीएस 5 ईयर्स का जो स्प्रेड है वो 1,000 पॉइंट पे है. सो दैट टेल्स के जो इंटरनेशनल मार्केट में वो पाकिस्तान के बारे में वो जो एक अनईज थी, जो हमारे साथ रिस्क एसोसिएटेड था, वो बहुत हद तक कम हो गया. लेकिन एट द सेम टाइम आप देयर इज अनदर न्यूज़ इंटरेस्टिंग वन. वो इंटरेस्टिंग न्यूज़ क्या है? वो इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान ने बजट में जितने भी इन्होंने रखे हुए थे कि हमें फॉरेन कमिटमेंट्स मिल जाएंगी, लोन की हमें इतने ज़्यादा लोन मिल जाएंगे, वो इतने मिले नहीं. इनफैक्ट दे हैव बीन अराउंड 40% लेस लोन्स इन द फर्स्ट 6 मंथ्स, लोन कमिटमेंट्स जो हमें मिले हैं और लोन जो हुई हैं 40% less than what we expected in the first 6 months. So what exactly is going on? यहाँ पे एक इंटरनेशनल मार्केट में एक साइड पे आप देखेंगे हमारा रिस्क कम हो रहा है, सो वी शुड बी गेटिंग मोर लोन्स, राइट? और दूसरी तरफ अगर हम लोन्स के लिए क्रेडिटर्स के पास जाते हैं तो वो हमें लोन्स दे नहीं रहे जितने लोन्स चाहिए थे. सो आई कैन ओनली स्पेकुलेट. मैं इसके एग्जैक्ट रीजंस नहीं जानता, लेकिन आई कैन ओनली, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की डिमांड नहीं है, माइंड यू, कि लोन्स हमें जो है डॉलर लोन्स होनी चाहिए. रिमेंबर कि इस फिस्कल ईयर के आखिर तक यानी 30 जून 2025 तक हमें 26 बिलियन डॉलर वापस करने हैं. एंड दिस इज नॉट मी टेलिंग यू दिस, दिस इज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जो हैं उन्होंने हमें बताया था 2-3 महीने पहले कि हमें इस साल फिस्कल ईयर इतने पैसे देने पड़ेंगे. सो वी डू नीड डॉलर्स, वी डू नीड लोन्स टू पे ऑफ अर्लियर लोन्स, लेकिन हमें वो मिल नहीं रहे. सो अगर मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, हमारी अनसर्टेनिटी वहाँ पे कम हो गई है, तो हमें लोन्स क्यों नहीं मिल रहे? सो इट कैन बी डिफरेंट थिंग्स. देखें, आई कैन ओनली स्पेकुलेट. एक तो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट जो है दे आर जस्ट लुकिंग एट टेम्पररी नंबर्स, वो शॉर्ट टर्म को देख रही है. लेकिन क्रेडिटर्स जो होते हैं वो सिर्फ शॉर्ट टर्म को नहीं देखते, वो फंडामेंटल्स को देखते हैं और वो लॉन्ग टर्म को भी कंसिडर करते हैं. तो लॉन्ग टर्म रिस्क जो अभी हमारे साथ एसोसिएटेड है वो कोई इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ. सीडीएस जो है दीज आर बेसिकली, है तो ये 5 ईयर का. इट्स नॉट एग्जैक्टली आप कहेंगे कि शॉर्ट टर्म, वी कांट से इट इज शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे वो बहुत जल्दी चेंज होता है. सो फॉर एग्जाम्पल, कल को पाकिस्तान में कोई ऐसी पॉलिटिकल टेंशन आ गई जिसकी वजह से देयर इज अ डेंजर ऑफ फॉल ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो आप देखेंगे सीडीएस जो है विद इन अ डे, वो अगर आज 1,000 पॉइंट्स पे है तो वो 2,000 पे, फिर 5,000 पे, फिर 7,000 पे, वो एकदम पहुंच जाएगा. सो इनके वो शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स होती है, उस पर वो करता है. जबकि आप जब हम लोन्स कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं डोनर एजेंसीज से या फिर मुख्तलिफ मल्टीलैटरल से, IMF वगैरह से, वर्ल्ड बैंक से या ADB वगैरह से, तो वो ज़रा शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव लेते हैं. सो दैट्स द डिफरेंस. मे बी दैट्स वाई पाकिस्तान इज नॉट गेटिंग द लोन्स. EAD जो बता रहा है हमें कि इस 6 महीनों में, इन 6 महीनों में हमने $2.667 बिलियन जो है हमें क्रेडिट मिला है, हमें लोन्स मिले हैं, जो कि देयर इज 40% लेस देन व्हाट दे एक्सपेक्टेड. फिर वाई वुड इट बी के जो हमारी ये स्टेबिलिटी है, करंट अकाउंट वगैरह का जो वो है, हमें सरप्लसेस है, वुड इट कंटिन्यू? सवाल ये है, क्या ये इसी तरह स्टेबल रहेंगे? क्या स्टेबिलिटी जो थोड़ी बहुत हमें टेम्प्रेरी रिलीफ, अगेन मैं कहूँगा टेम्प्रेरी, जो हमें टेम्प्रेरी रिलीफ मिला, क्या ये कंटिन्यू ऑन करेगा? वुड इट कंटिन्यू ऑन लाइक दिस? वेल, देयर आर सेवरल रीजंस टू बी सस्पेक्ट कि ये चीज़ें शायद कंटिन्यू ऑन ना करें, लिंगर नहीं करेगी ज़्यादा देर के लिए. तो फर्स्ट देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट ये है कि सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन आई, यानी इंटरेस्ट रेट. आप देखें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट उन्होंने काफ़ी दफ़ा कम किया है, वो आ गया है 22 से 15% तक. तो अगर वो 15% तक आ गया है at lower interest rate, you expect the businesses to pick up more loans, and that would feed into aggregate demand.
जो एग्रीगेट डिमांड यानी आपकी जो ओवरऑल तलब होगी वो ज़्यादा होगी। जब तलब ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से इम्पोर्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी का बुनियादी ढांचा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इट इज़ समथिंग लाइक कि जब आप डिमांड ज़्यादा होगी, जब जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा होगी तो इम्पोर्ट्स भी ज़्यादा होगी। तो वो इम्पोर्ट्स पे जब ज़ोर पड़ेगा तो वो करंट अकाउंट बैलेंसेस जो हैं वो जो है वो कम होने शुरू हो जाएँगे। वो जो डेफ़िसिट्स की तरफ आप बढ़ने शुरू हो जाएँगे। जब भी पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो है वो 3% से 3.5 या 4% पे पहुँचता है, तो हमें करंट अकाउंट के इश्यूज़ जो होते हैं, पेमेंट के इश्यूज़ वो शुरू हो जाते हैं। एंड दिस फिस्कल ईयर के एंड तक जो एडीबी और आईएमएफ वगैरह की प्रेडिक्शन है, वो देख रहे हैं कि 3 से या 3.5% तक हमारी ग्रोथ आएगी। तो ऑलरेडी इट इज़ पिकिंग अप। फिर स्टेट बैंक ने ये जो इंटरेस्ट रेट कम किए हैं, इसकी वजह से भी जो है यू एक्सपेक्ट द एग्रीगेट डिमांड टू पिक अप फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एंड द बिजनेस सेक्टर इन द कमिंग मंथ्स। एंड देयर आर ऑलरेडी इंडिकेशंस के जो हमारा सरप्लस है वो शायद बरकरार ना रहे। दूसरी बात ये है कि प्रॉफिट रिपैट्रिएशन, यानी पाकिस्तान से जो बाहर जो पैसा जा रहा है, इट इन द लास्ट 5 मंथ्स नवंबर तक जो हमें डेटा बताता है वो ये बताता है कि 112% जो है वो ज़्यादा होगी। यानी पाकिस्तान से जो डॉलर बाहर जा रहे हैं उस इट हैज़ पिक्ड अप पेस। 2022 से बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की रेगुलेशन लगा दी थी स्टेट बैंक पाकिस्तान ने बैंकों पे कि वो यहाँ से डॉलर नहीं लेके जा सकते थे। अब इट हैज़ पिक्ड अप पेस, इट हैज़ ग्रोन बाय 112%, सो इट विल ईट अवे इनटू दैट सरप्लस ऑफ द करंट अकाउंट। फिर ये है कि जो हमारी स्टेबिलिटी है, और ख़ास तौर पे अभी अब इन्फ्लेशन को मैं जब डिस्कस करूँगा, इट इज़ बिल्ट अपॉन लो कमोडिटी प्राइसेस इन इंटरनेशनल मार्केट। वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसको फ़र्क पड़ता है कि इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस ऑयल की, व्हीट की और इस तरह की कोल वगैरह की, इस तरह की जो कमोडिटी प्राइसेस होती हैं, कीमतें होती हैं उनकी, वो इंटरनेशनल मार्केट में, आलमी मार्केट में उसकी क्या कीमत है, क्योंकि उसका बराह रास्त इफेक्ट पड़ता है पाकिस्तान के जो अफरात ज़र की शरह इन्फ्लेशन पे। तो वो हमारी किस्मत अच्छी है और इस हुकूमत की किस्मत अच्छी है कि वो काफ़ी लो रही हैं। वो उन्होंने वो जो एक पेस था, वो यूक्रेन रशिया की जब जंग शुरू हुई थी, उसके बाद वो जो बिल्कुल एक आसमान पे कीमतें पहुँच गई थी और हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया था। इट हैज़ टेपर्ड ऑफ, तो वो स्टेबल ही रही है इस साल। वो नीचे गई हैं, ऊपर नहीं गई, उसमें कोई जंप नहीं आया, इस तरह का कोई सिग्निफिकेंट जंप नहीं आया। अगर थोड़ा बहुत आया तो वो फिर वापस नीचे भी आ गई हैं। तो वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ थे, इसकी वजह से भी हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। लेकिन अगर थोड़ी भी उसमें चेंज आ गई, मिसाल के तौर पे ऑयल की प्राइसेस में, तो हमारे लिए वो जो हमारा ये जो सरप्लस है, यू एक्सपेक्ट दिस टू वैनिश एंड वैनिश इन विद इन 6 मंथ्स नेक्स्ट, अगर सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी रिवर्ट होगी। दूसरी बात ये है कि हमने 26 बिलियन, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 26 बिलियन डॉलर हमने वापस करने ही करने हैं। तो इन 26 बिलियन डॉलर्स को कहाँ से लेके आएंगे, कहीं से तो लेके आना है ना। तो ये एक ऑब्लिगेशन है जो कि हमें पूरी करनी है। So it depends upon a lot upon circumstances, domestic and international, especially the external circumstances। ये पाकिस्तान की ये जो temporary relief हमें मिला हुआ है, ये continue on करता है कि नहीं। So let's this one was for the claims of economic stability and what it is built upon, और जो हमारा रुपी और डॉलर की एक पैरिटी जो बरकरार रखी हुई है 278 280 पे, की उसकी वजूहत क्या है। तीसरा चलते हैं जी अफरात ज़र की शरह पे, इंपॉर्टेंट वन, इन्फ्लेशन में इसलिए कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको याद हो पिछले साल हमें 40% जो है अफरात ज़र की शरह, बल्कि इससे भी हायर देखनी 40%, तो जो तकरीबन 40% हमें बताते हैं वो सरकारी ज़राए पीबीएस बताता है। लेकिन इफ़ यू टॉक टू पीपल ऑन द ग्राउंड, वो हमें बताएंगे कि जी, हमेशा बताएंगे कि जितनी पीबीएस बताता है उससे ज़्यादा ही होती है। सो लेट्स से कि 40%। तो अफरात ज़र की शरह जो है 2022 से जब ये यूक्रेन और रूस की जंग शुरू हुई, उसके बाद से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। 2 साल में इसने इतनी तबाही मचाई है कि वो परचेजिंग पावर थी हमारी, उसको बहुत ज़्यादा एरोड कर दी है। जो कुव्वत ख़रीद है पाकिस्तान में, और जिसकी जो बड़ी एक वजह है कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है, यानी मजमूई तलब जो है पाकिस्तान की इकॉनमी में, वो काफ़ी हद तक नीचे गिर गई थी। असाइड फ्रॉम इम्पोर्ट्स पे हमने बहुत ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जिसकी वजह से जिसे हम डिमांड कंप्रेशन इन पॉलिसीज़ को भी कहते हैं। तो वो जो इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा जो एक्सटर्नल इश्यूज थे,
फिर एक्सटर्नल इश्यूज़ में एक और इसके अलावा इंटरनल इश्यूज़ भी थे। इंटरनल इश्यू क्या थे? इंटरनल इश्यू ये थे कि आपको याद होगा 2022 में बहुत ज़्यादा सैलाब आए थे, तो वो सप्लाई साइड से भी हमें एक शॉक आया था। तो डिमांड साइड से भी एक्सटर्नल जो है एक वो सॉरी एक्सटर्नल सप्लाई साइड से भी एक बहुत बड़ा शॉक आया। फिर इंटरनल सप्लाई का भी एक बहुत बड़ा शॉक आया। तो फिर डिमांड हमारा जो शॉक, जिसे मैंने कहा डिमांड कंप्रेशन पॉलिसीज़, वो भी है। तो दे कंबाइंड टू ब्रिंग इन सर्कमस्टेंसेस विद हाई इन्फ्लेशन, जिसे हम कहते स्टैगफ्लेशन कहते हैं, कि हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ एंड लो एम्प्लॉयमेंट। तो हम स्टैगफ्लेशन में 1.5-2 साल से 2 ढाई साल से तो है ही है। इकॉनमी उससे नहीं आ रही। इकॉनमी का एक वक्त था कि 2022-23 में नेगेटिव ग्रोथ थी। इन्होंने उसको वो थोड़ी सी हेरा फेरी करके उसको पॉजिटिव में जीडीपी ग्रोथ को ले आए, बट इट वाजंट देयर। तो नेगेटिव ग्रोथ थी, एम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट, पर कैपिटा इनकम इज ऑलमोस्ट हैज़ बीन ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट, परचेजिंग पावर हमारी अच्छी खासी 2 सालों में एरोड हो चुकी है। तो वो जो एक वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जिसे हम कहेंगे, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न था। अब उसमें लोग बहुत से ये कहेंगे कि जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी पॉलिसीज़, वेल यस, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं था, लेकिन मैं उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं देता। अदर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स को मैं ज़्यादा वो देता हूँ, कि जो बाहर आलमी मार्केट में कीमतें कम हुई हैं, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे अफ़रात ज़र पे बड़ा फ़र्क पड़ा है। कि देखें, जो आलमी मार्केट में कीमतें कम होना शुरू हुई, तो वो जो पिछले साल ही शुरू हो गई थी, इट स्टार्टेड टेपर ऑफ, लेकिन हमारी इन्फ्लेशन जो है वो कम नहीं हो रही थी। तो ये एक उसका जो, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, सॉरी, जो इंटरेस्ट रेट जो है वो तो पिछले साल से आप देखें वो बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो वो इस वजह से देखें इस साल जो है, जब वो कीमतें थोड़ी सी आलमी मार्केट में थोड़ी सी स्टेबल होना शुरू है, नीचे की तरफ आना शुरू है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। वरना स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट तो आप देखें 20%, 22%, वो तो पिछले साल से उन्होंने रखा हुआ था, लेकिन इन्फ्लेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सो इट्स एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा डिटर्मिन करते हैं पाकिस्तान में इन्फ्लेशन को, रादर देन इंटरनल फैक्टर्स जो है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ठीक है, उन्होंने हाई इंटरेस्ट रेट रखा हुआ था, उसकी वजह से वो था कि थोड़ा सा भाई इस पे इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना एक्सटर्नल फैक्टर्स पड़ रहे हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी कि जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान में जो नीचे आई है। फिर आप एक और चीज़ जो कि इसमें मैं डिस्कस ज़रूर करूँगा, वो ये कि हमारी जो सप्लाई साइड की कंस्ट्रेंट थी, जो वो सैलाब आने के बाद हमारे सप्लाई के एक शॉक्स आया था, वो भी काफ़ी हद तक टेपर ऑफ हो गया, कम हो गया, ईज़ ऑफ हो गया। अगर आपको याद हो पिछले साल, जो है हमारे यहाँ पे, आप देखें इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, वो गंदम वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। इस साल इनफैक्ट ये हुआ था, अगर आपको याद हो कि अनवारुल हक काकड़ की गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ा स्कैंडल भी आया था। वो स्कैंडल क्या था? वो स्कैंडल ये था कि जो गंदम के इन्होंने यहाँ पे अच्छी खासी सप्लाई, जो बुवाई, जो कटाई के वक़्त इन्होंने इम्पोर्ट कर ली गंदम, तो वो ओवर सप्लाई होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे गंदम की कीमतें जो है, एक तो गंदम की ओवर सप्लाई होगी और उसकी कीमतें जो है वो ऑलमोस्ट इट ड्रॉप प्रिसिपिटसली। तो वो इन चीज़ों का जो है, हमारी वो इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन जो पीपीएस होते हैं, उसमें अच्छा खासा वेटेज होता है इन गंदम का, मिसाल के तौर पे। तो वो फूड बास्केट का काफ़ी वो एक वेटेज होता है। तो वो जब क्रैश कर गई कीमतें, और अब उसका हमें पता चलेगा आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि किसानों को जो नुकसान हुआ है, सो अब वो काफ़ी शक में शाकी रहेंगे कि यार इस बार अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट प्राइसेस देती भी है, तो पिछले साल जो हमें इन्होंने नुकसान किया, तो वो दोबारा इस बार नहीं कर दे। सो दे बी ऑलवेज सस्पिशियस, आई एम गेसिंग कि उसके कोई रिपरकशंस होंगे। तो एनीवे जी, वो जब ईज़ ऑफ हुई हैं, तो उसकी वजह से भी पाकिस्तान में जो अफरात ज़र की वो जो शरह थी बहुत ज़्यादा, उस पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है, वो बहुत कम हो गई है। सो दीज़ आर द रीज़न्स, सम ऑफ द रीज़न्स कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन इट स्टार्टेड टू ईज़ ऑफ। वुड इट रिमेन द सेम? अगेन एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं इस चीज़ पे, एक्सटर्नल फैक्टर्स के। जो कमोडिटी प्राइसेस है वो क्या रहती है। अगर कमोडिटी प्राइसेस बाहर मुल्कों में एक्सटर्नली वो स्टेबल रहती हैं, तो फिर तो ये है कि वी सी कि वो सिंगल डिजिट्स में ही हमारी इन्फ्लेशन रहेगी। फिर इसके अलावा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, ख़ास तौर पे जिसे हम एक फिस्कल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं, कि यहाँ पे इनके अखराजात कितने हैं, गवर्नमेंट की वो जो एग्रीगेट डिमांड, गवर्नमेंट की खींच होती है उस पे।
इन्फ्लेशन पे, वो कितनी है, सॉरी, रिसोर्सेज पे, जिसकी वजह से डिमांड पुल जो होती है वो इन्फ्लेशन, दैट साइड ऑफ द इन्फ्लेशन वो अफेक्ट करती है एग्रीगेट इन्फ्लेशन को। नाउ देयर इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि इससे आगे भी मैं डिस्कस करूंगा, और अभी जो लास्ट मैंने वीलॉग किया था अपने इस पे कैफे इक्तिसाद में, एडीआर का। इस चीज़ को लोग इतना वो क्रेडिट्स नहीं देते, लेकिन मेरे ख्याल में जो कि बड़ा प्रेसिपिटस डिक्लाइन आया है, और वी नीड स्टडीज फॉर दैट, बट माय ओन गेस इज कि ये जो अचानक गवर्नमेंट की डिमांड है कि बैंकों से ये जो कर्जे लेते हैं वो सब्सटेंशियली डिक्लाइन कर गई, इनफैक्ट इट हैज क्रैश। और उसकी वजह जो मैंने अपने वीलॉग में बताई थी कि एडीआर के टैक्सेशन की उसमें, अब अगर आप देखें तो वो ये थी कि वो 3 ट्रिलियन रुपए का जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने प्रॉफिट दिया इनको, जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट दिया है, तो वो गवर्नमेंट की अचानक उनके पास इट्स बाउंटी, 3 ट्रिलियन की बाउंटी आ गई उनके पास, तो उनको उतने पैसों की ज़रूरत नहीं रही, तो वो कमर्शियल बैंक से उनकी जो बोरिंग थी बहुत ज़्यादा, वो जो विच इज़ इन्फ्लेशनरी, वो इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा उस पर अफेक्ट करती है, तो वो ड्रॉप कर गई, वो अचानक ड्रॉप कर गई। तो आप उसे देख लें कि वो जो डिमांड और सप्लाई का वो जो एक हम वो क्रॉस बनाते हैं, और उस पे हम देखते हैं कि जी इन्फ्लेशन में कितना फ़र्क पड़ता है। दिस इज़ अ वेरी गुड रियल वर्ल्ड एग्जांपल कि जैसे ही गवर्नमेंट ने की डिमांड बहुत ज़्यादा क्रैश होगी, सब्सटेंशियली लोअर होगी कि कमर्शियल बैंक से पैसे नहीं ले रहे, तो आप देखेंगे वो इंटरेस्ट रेट भी कम हो गए और उसके साथ इन्फ्लेशन भी। सो इट्स नॉट कोइंसिडेंस। जैसा कि मैंने कहा कि इट वुड रिक्वायर मोर स्टडीज टू बाइफरकेट द इश्यूज के जो इन्फ्लेशन को अफेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है और किस वजह से कर रहा है। बट दिस इज माय रीडिंग ऑफ इट कि एक बड़ा इसमें जो डोमेस्टिक फैक्टर है, इवन मोर देन द स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट इसीलिए कम हुए हैं, एक बड़ी वजह है कि गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं रही बोरोइंग की कमर्शियल बैंक से। सो दिस देन लेड टू लोअर इन्फ्लेशन, क्योंकि ये फिजिकल साइड से जो इन्फ्लेशन पे जो जोर आता है वो इसी वजह से आता है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग की वजह से आता है। एडीआर का इशू है, एडीआर के इन्होंने एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशो एक वो टैक्स लगाया था इस उसमें, नाउ आई एम हियरिंग कि इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो इस पर मेरा वी लॉग है, अगर आपके पास टाइम हो ज़रूर इसको देखिएगा। लेट्स गो टू अदर इशू जी। इसमें करंट अकाउंट सरप्लस एक बड़ी न्यूज़ कि जी ये करंट अकाउंट सरप्लस जो हमारा है, इट्स इन द फर्स्ट 5 मंथ्स इसमें बहुत ज़्यादा शादियाने बजाए जा रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया जा रहा है कि जी इट्स 955 मिलियन, जैसा कि मैंने कहा ऑलमोस्ट $1 बिलियन। तो दिस इज गोइंग टू सस्टेन, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इट्स बिग विक्ट्री फॉर अस। इट इज़ अ विक्ट्री इन द सेंस, जैसे कि मैंने कहा कि टेम्पररी रिलीफ, इट्स अ विक्ट्री इन द सेंस कि हमारी जो जो पेमेंट इश्यूज हैं, इमीडिएट पेमेंट इश्यूज और डॉलर के इश्यूज हैं, डॉलर पेमेंट्स वाले, वो किसी हद तक थोड़ा बहुत हमें टेम्पररी रिलीफ मिल गया। दिस इज नॉट लॉन्ग टर्म रिलीफ, दिस इज अ टेम्पररी रिलीफ। शुड वी बी हैप्पी विद दैट? वेल, हैप्पीनेस की तो एक वजह, जैसे कि मैंने आपको कहा, कि वो ये है कि हमें रिलीफ मिल गया, वी गॉट ब्रीदिंग स्पेस फॉर दैट। बट वंस यू रियलाइज कि देयर इज अ हैवी कॉस्ट टू दिस थिंग, जो इस करंट अकाउंट सरप्लस के, और किस तरीके से आया वो, and then when you also realize कि current account is only one component of the overall trade balance, ट्रेड अकाउंट जो हमारा कंप्लीट होता है उसमें दो और अगर आप उसको कंसिडर करें जो अकाउंट्स होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल अकाउंट और एक दूसरा इसके अलावा एक और होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट इज नॉट द ओनली अकाउंट, सो उसको भी हमें देखना पड़ेगा। अगर उसको सारे को मिला के देखते हैं, फिर देर इज नॉट मच रीजन टू ग्लोट अबाउट, टू बी हैप्पी अबाउट, इतना खुश होने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर ओवरऑल जो आपका वो डेफिसिट है इट्स स्टिल सिग्निफिकेंट और इश्यूज अभी भी हैं। बट एनीवे जी, ये थोड़ा बहुत जो हमें रिलीफ मिला भी है, जैसा कि मैंने कहा कि इसकी रिलीफ की हमें एक कीमत भी चुकानी पड़ी है। देखें ये रिलीफ कैसे आया है, ये रिलीफ इस तरह आया कि सिंस 2022 और अभी तक हमने टैरिफ्स जो है इंपोर्ट पे वो बहुत ज़्यादा हाई रखे हुए हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स डिस्करेज होते हैं। वो ठीक है, यहाँ पे वो इन्फ्लेशन की वजह से, फ़रात ज़र की वजह से कुव्वत ख़रीद भी वो नहीं रही। और एक और बात यह है कि जब भी टैरिफ्स ऊँचे किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, तो उसकी वजह से पाकिस्तान में ब्लैक इकॉनमी, जिसे इनफॉर्मल इकॉनमी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चीज़ें पाकिस्तान में पहुँच जाती है किसी न किसी तरह, वो स्मगल होके आ जाती हैं। लेकिन खैर
उसमें ये होता है कि टैरिफ्स इन्होंने बहुत ज़्यादा किए, बहुत ऊंचे किए। पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ रेट्स इन द वर्ल्ड रिगार्डलेस ऑफ 2022। इससे पहले भी टैरिफ रेट्स हमारे वन ऑफ द हाईएस्ट थे। तो उसकी वजह से हमें जो इंपोर्ट्स कम आई हैं, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है जब इंपोर्ट्स कम होंगी आपको डॉलर की पेमेंट्स कम कम करनी पड़ेंगी। तो ये डॉलर की पेमेंट्स जो कम हुई है, इसकी वजह से जो डॉलर बचे हैं उसमें हमें ये एक उसमें से हमें काफ़ी रिलीफ मिला। लेकिन उससे बड़ा रिलीफ जो कि करंट अकाउंट है उसमें जो ये सरप्लस आया है 944 मिलियन का, वो करंट अकाउंट जो होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वो सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे नहीं होता। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान की इंपोर्ट्स अभी भी ज़्यादा है डिस्पाइट ऑल दीज मेजर्स, डिमांड कंप्रेशन एंड इंपोर्ट कंप्रेशन मेजर्स। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स जो है वो कम नहीं हुई, एक्सपोर्ट्स जो है वो अभी भी इंपोर्ट्स को मैच नहीं करती ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम, वो हमेशा से ज़्यादा रही है। वो गैप उनके दरमियान कम हो गया लेकिन ज़्यादा ही रही है। तो फिर ये सरप्लस कहाँ से है? सरप्लस असल में आ रहा है रेमिटेंसेस से, कि जो रेमिटेंसेस हमारी हैं डिमांड इस इंपोर्ट कंप्रेशन के साथ वो रेमिटेंसेस ज़्यादा हुई हैं। तो उस वजह से हमारा वो सरप्लस आया है। डॉलर वैसे भी कम जा रहे थे और रेमिटेंसेस की सूरत में ज़्यादा आने शुरू हो गए, पहले से बढ़ गए, तो वो उसकी वजह से हमारा सरप्लस आ रहा है। शुड वी बी हैप्पी अबाउट इट? अगेन मैं आपको यही कह रहा हूँ कि लेट्स गो बियॉन्ड द नंबर्स। देखिए, एक तो सबसे पहले यह बात है कि आपने इंपोर्ट कंप्रेशन की जो पॉलिसीज रखी हुई है उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है आपकी बहुत स्लो है। दैट्स हैज सिग्निफिकेंट प्राइस फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल, पाकिस्तान की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ऐसा है, इसका जो ढांचा है वो ऐसा है कि इंपोर्ट्स जब भी आप कम करेंगे, उनको दबाएंगे, तो पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की की शरह जो है, जीडीपी ग्रोथ, वो कम होगी। वो कम होगी तो जॉब्स कम जनरेट होगी, वो कम होगी तो फी का आमदन आपकी नहीं बढ़ेगी। सो देयर इज़ अ ह्यूज प्राइस टू पे। पिछले अभी जो मैंने आपको कहा कि पिछले 2 ढाई साल से वी हैव बीन इन एन स्टैगफ्लेशन एनवायरनमेंट, स्टैगफ्लेटरी एनवायरनमेंट। स्टैगफ्लेटरी एनवायरनमेंट ये है कि हाई इन्फ्लेशन, लो जीडीपी ग्रोथ, लो अनएम्प्लॉयमेंट। और पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी जो है, जिसमें हमें एक साल जो है नेगेटिव ग्रोथ का भी करना पड़ा। पाकिस्तान की जितनी आबादी बढ़ रही है, हमारी जितनी फोर्स बढ़ रही है, लेबर फोर्स, उसमें हमें ग्रोथ चाहिए। उसमें कम से कम हमें 6-7% की हर साल ग्रोथ चाहिए। सो वी बिन एट अ लॉस ड्यू टू दिस डिमांड कंप्रेशन, दिस इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसीज एंड डिमांड कंप्रेशन पॉलिसीज। इसकी हमें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी पिछले 2 सालों में। वी बिन एट अ वेरी लो ग्रोथ। इस साल थोड़ी सी पिक कर जाएगी, 3 से 3.5% के दरमियान डिफरेंट प्रोडिक्शन है। वो तो जब आखिर में, जब ईयर एंड होगा, फिजिकल ईयर एंड, तब हमें पता चलेगा कि वो कितनी ग्रोथ आती है। लेकिन दिस इज द प्राइस टू पे फॉर दीज। तो आप उस 944 मिलियन का जो सरप्लस आया, और वो भी रेमिटेंसेस की वजह से आया है, वो एक्सपोर्ट्स की वजह से नहीं आया। सो द अदर वे टू रीड अबाउट दिस, टू लुक एट दिस इज कि वो अभी भी हमारी एक्सपोर्ट, ये हमारी बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है एक्सपोर्ट की फेलियर्स को, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो एक ही जगह पे ठहरी हुई हैं या बढ़ती हैं तो बहुत ही स्लो बढ़ती हैं। सो पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है और उसमें आपकी एक्सपोर्ट्स जो है मुश्किल से वो अभी 32-33 बिलियन है। अब इसका कंपेयर करने के दो, मैं एक कंपैरिजन आपको देता हूँ कि 2002-2003 में वियतनाम और पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट लेवल था वो एक ही था। जितनी पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था, जितने डॉलर वो कमाता था, उतने ही वियतनाम भी करता था, उतने ही वो कमाता था। सो गेस नाउ कि वियतनाम की एक्सपोर्ट्स कहाँ पे है? वियतनाम की एक्सपोर्ट्स ही वो है इस वक्त, इट्स आई थिंक अबाव $200 बिलियन, $200 बिलियन से ज्यादा है वियतनाम की एक्सपोर्ट्स। जस्ट इमेजिन। और पाकिस्तान की अभी $33 बिलियन तक पहुंची है। सो वियतनाम टेक दैट, वियतनाम लेफ्ट हेड, वो कहाँ पहुंच गया? सो दैट्स बेसिकली अ फेलियर ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स। रेमिटेंसेस ठीक है अभी आ रही हैं, रेमिटेंसेस की वजह से कम होगी, फिर आपका ये सरप्लस गायब हो जाएगा। एंड ऑल्सो रिमेंबर द फैक्ट कि रेमिटेंसेस पे बहुत ज़्यादा खुश होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप दूसरी एक चीज़ इग्नोर कर रहे हैं कि रेमिटेंसेस, हम पाकिस्तान के जो बेहतरीन लोग, जो बेहतरीन बेस्ट ब्रेन है, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी में, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और बाहर से पैसे भिजवा रहे हैं। तो ये कोई खुश होने की बात नहीं है। सिर्फ बाहर से पैसे आपने डॉलर भिजवा दिए और यहाँ पे लोग जो है बैठ के खा रहे हैं मुफ्त, या फिर कोई प्लॉट ले लेते हैं, ज़मीन ले लेते हैं। इट्स नथिंग टू बी हैप्पी अबाउट। क्या आपके सबसे जो केपेबल लोग हैं अगर वो जाते हैं, ठीक है, मैनुअल लेबर भी जो कि इतनी केपेबल नहीं है वो जाती रहती है, लेकिन बहुत से लोग इसमें होते हैं क्वालिफाइड, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यहीं पे अपने मुल्क में।
और उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकती थी। वो एक्सपोर्ट पे भी वो आ सकता है, उनमें से कोई अपने लिए कोई इंजीनियरिंग फर्म खोल लेता है, कोई और मेडिकल वो खोल लेता है, कोई कारखाना खोल लेता है, कुछ कर लेता है यहाँ पे, वो हमारी एक्सपोर्ट्स पे असर करती है। लेकिन अब वो बाहर जाके औरों की इकोनॉमीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हम बड़े खुश हैं कि जी वहाँ से हमें डॉलर भिजवा देते हैं, क्योंकि हम भिखारी हैं, जहनीत ही भिखारियों वाली है, इससे आगे हम जा नहीं सकते। तो खैर एनीवे जी, ये हमारा सिर्फ करंट अकाउंट है। फिर इस करंट अकाउंट में ये होता है कि आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस, नेट एक्सपोर्ट्स जिसे कहते हैं, और फिर इसके अलावा आपने इनकम जो आ रही होती है, इसके अलावा फाइनेंशियल्स जो आ रहे होते हैं, पेमेंट्स वगैरह, वो चीज़ें भी इंक्लूडेड होती हैं, रेमिटेंसेस वगैरह, ये करंट अकाउंट का हिस्सा है। तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है सरप्लस में इसीलिए है क्योंकि रेमिटेंसेस इंक्रीज की और हमारी इंपोर्ट्स जो है हमने कम की हैं। बट देन यू लुक एट द फाइनेंशियल अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट क्या है? फाइनेंशियल अकाउंट ये है कि हमारे यहाँ पे जो इस हमारा मुल्क है, इसके बाहर कितने एसेट्स हैं, कितनी इसकी लाइबिलिटीज हैं, वो एसेट और लाइबिलिटीज का एक कंपैरिजन होता है। और हमारे मुल्क में मिसाल के तौर पे अगर दूसरा बाहर का मुल्क है, तो उसका फाइनेंशियल अकाउंट ये बताएगा कि उस मुल्क के उसने अपने मुल्क से बाहर जो है उसकी कितने एसेट्स हैं और उस मुल्क पे कितनी लाइबिलिटीज है। तो देखिए जी, हमारी लाइबिलिटीज में सिर्फ आपको एक बता देता हूँ, फॉरेन लाइबिलिटीज हमारी 133 बिलियन $1,000 का तो कर्ज है। इट हैज इंक्रीज्ड, ठीक है जी। तो 133,005 बिलियन लगाएं तो आपका तो ये 944 मिलियन का तो वहीं पे उड़ जाता है, उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं रहती। फिर इसके अलावा कैपिटल अकाउंट है, वो कम होता है, वो छोटा होता है, उसमें कोई इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होती, उसमें ट्रेड मार्क्स हो गए, उसमें इंश्योरेंस वगैरह की पेमेंट्स होगी, वो पाकिस्तान इतना ज़्यादा उस चीज़ को डील ही नहीं करता। तो इट्स और मुल्कों में भी छोटा होता है। बहरहाल अगर आप तीनों को, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट, इन तीनों को मिलाएंगे तो पाकिस्तान का डेफिसिट बहुत बड़ा है। तो अभी खुश होने की कोई बात नहीं। इट्स ओनली, दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि दिस इज अ टेम्पररी रिलीफ, ये कोई परमानेंट रिलीफ नहीं है। अब चलते हैं जी एक और इशू की जानिब, और वो कौन सा इशू है जी, स्टॉक मार्केट का। इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन। मेरे दोस्त मोतसिम जो है, ही इज हियर। आई डोंट नो इफ देयर इज एनीवन एल्स लिसनिंग टू ऑल दिस, सो बट आई एम गिविंग इट अ ट्राई कि शायद इकोनॉमिक्स में, पाकिस्तानियों का भी कोई इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए। सो लेट्स सी। बट एनीवे जी, स्टॉक मार्केट, देखिए मैं स्टॉक मार्केट का, आई एम नॉट एन इन्वेस्टर, नाइदर एम आई स्पेशलिस्ट इन स्टॉक मार्केट, ठीक है, एंड आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग इट। मेरे लिए कोई शर्म की बात नहीं है कि मैं ये एडमिट करूं कि स्टॉक मार्केट की वो जो पेचीदगियां हैं, वो टेक्निकलिटीज हैं, प्राइस अर्निंग रेशो वगैरह ये चीज़ें होगी। आई एम नॉट इन सिंक विद ऑल दोज, क्योंकि मैं खुद भी इन्वेस्टर नहीं हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। हाउएवर, I can give you an economist perspective, and the reason I have picked stock market, uh, the reason I picked stock market is क्योंकि स्टॉक मार्केट में आजकल 2-3 महीने से बड़ा सा शोर मचा हुआ है। आप यहाँ पे, ओके, अहमद is also here. Hassan Iftikhar is, oh sorry, not Ahmed, Hassan Iftikhar is, welcome है हसन। I hope आपके और मोतज़म के अलावा भी और लोग होंगे। बट एनीवे जी, लेट मी कंटिन्यू। देखने वालों की, सुनने वालों की अपनी मर्जी होती है। स्टॉक मार्केट जी बहुत ज़्यादा इन द न्यूज़ है क्योंकि 1 लाख की वो जो एक वो लिमिट है वो क्रॉस कर गई है, एंड इट्स ऑल बिन कि जी न्यूज़ पे छाई हुई है कि जी स्टॉक मार्केट इतने में पहुंच गई, स्टॉक मार्केट इतने में, और बड़े शादियाने बाज रहे हैं। बट यू हैव टू अगेन गो बियॉन्ड द नंबर्स यार। सो लेट मी गिव यू अ पर्सपेक्टिव, क्या हुआ क्या है स्टॉक मार्केट में। बाकी आपको इस पे फाइनल पॉइंट्स हैं, और लोगों ने भी वीलॉग्स किए होंगे, वो आपको बता सकते हैं। फिर मेरे दोस्त हैं मोहतसिम, वो स्टॉक मार्केट को अच्छा जानते हैं, वो भी शायद आपको इसमें एक्सप्लेन कर दें। वो इस टेक्स्ट में कर देंगे, या खुद में भी कोई वीलॉग कर ले, या उस पे मैं इसके अलावा एक कोई आई इंटेंड टू स्टार्ट पॉडकास्ट फ्रॉम माय चैनल्स टू, फ्रॉम माय चैनल। तो उसमें इंशाल्लाह एक दिन मोतज़म को भी मैं इनवाइट करूंगा, या फिर इसके अलावा कोई और, उनके अलावा भी अगर कोई स्टॉक मार्केट का कोई वो है बिजनेस का, उनको भी इनवाइट करूंगा, सो दे कैन डिस्कस इट। सो लेट मी जस्ट गिव यू माय पर्सपेक्टिव, जो इकोनॉमिस्ट का पर्सपेक्टिव है ऑन दिस इशू, वो क्या है। देखिए, स्टॉक मार्केट, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्टॉक मार्केट। करती क्या है स्टॉक मार्केट। इट्स इम्पेरेटिव टू अंडरस्टैंड है कि स्टॉक मार्केट दो चीज़ें हैं जी।
फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एज एन इकोनॉमिस्ट। स्टॉक मार्केट एक तो ये रेजिंग कैपिटल फॉर फर्म्स, वो वहाँ पे जाके जो है दे रेज देयर कैपिटल, कि वहाँ से वो लोग अपना सरमाया किसी तरह उठाते हैं स्टॉक्स इशू करके, ताकि इन्वेस्ट कर सके अपनी फर्म में, और उसको मिसाल के तौर पे कोई उन्होंने नया प्लांट लगाना हो या शुरू करना हो, या उस प्लांट को जो ऑलरेडी लगा हुआ उसको बढ़ाना हो। सो इट्स अबाउट रेजिंग कैपिटल, एंड दैट्स हाउ स्टॉक मार्केट इवॉल्व। जब ये शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो दे वेंट टू द स्टॉक मार्केट एंड रेज देयर कैपिटल देयर। ये इसी तरह इवॉल्व हुई थी कि एक तो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन होगी, दूसरी रेजिंग कैपिटल होगी। दूसरा उसका जो पहलू है जो कि important from an economist point of view, or from the point of view of an economy, is the distribution of resources. Because stock market is a place, if you buy stock and you get profitable, so it's a resource, मतलब आपको प्रॉफिट आएगा, लेकिन ऑब्वियसली अगर लॉस होगा तो फिर आपने जो स्टॉक मार्केट जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो आपको लॉस भी होगा। नॉट डिफरेंट फ्रॉम जिस तरह हम प्लॉट्स वगैरह खरीद के रखते हैं, और इन्वेस्टमेंट इन अदर जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हो गए, गोल्ड हो गया, इस तरह की और चीज़ें होगी, ये मर्केंटाइल मार्केट में वो कर ली, तो या तो आपको नुकसान होगा या प्रॉफिट होगा। स्टॉक मार्केट के बारे में जी बात करते हैं। बिफोर आई गो इनटू कि जी हुआ क्या और क्या एकदम इतना ज़्यादा इसमें चढ़ाव आया है, आई विल गिव माय पर्सपेक्टिव। देखिए, रेजिंग कैपिटल की बात आती है। नाउ अगेन, जो मैं अपने नोट्स देख रहा हूँ, अगर जिसने लेट ज्वाइन किया है, ये कोई छापा नहीं है, इट्स नॉट कॉपी पेस्ट, ये मैंने अपने लिए फाइनल पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और मैं इसलिए इसको देख रहा हूँ तो इससे कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ कि कोई पॉइंट मैं भूल ना जाऊँ। बट एनीवे जी, it's about raising capital. How would you raise capital? So a very small portion of the industry does that in Pakistan, and it's basically a lot of it is in Karachi and portion of it is in Lahore. Uh, तो वो रेजिंग कैपिटल ज़्यादातर जो फर्म्स यहाँ पे हैं वो एक एक काइंड ऑफ इसे जैसे हम कहते हैं ना, सेट ओन फर्म्स होगी या फैमिली फर्म्स होगी, वो इस तरह की उनकी वाइड डाइवर्सिफिकेशन स्टॉक मार्केट में वो नहीं है। मिसाल मैं आपको एक देता हूँ, आई स्टडी द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इट्स वन ऑफ एरियाज ऑफ माई रिसर्च। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की 750 बल्कि इससे भी ज़्यादा फर्म्स हैं, उनमें से सिर्फ 40 जो हैं वो रजिस्टर्ड है स्टॉक मार्केट में। और अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फर्म जो टॉप 50 टॉप 100 में आती हैं, दे आर ऑल्सो नॉट रजिस्टर्ड इन द स्टॉक मार्केट। अगर आप उनसे सवाल पूछे कि यार क्यों ये रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो कहते हैं कि यार हमें कैपिटल रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि खानदान के अंदर या दोस्तों में से ही हम अपना इक्विटी अरेंज कर लेते हैं। सो वी डोंट नीड टू रेज कैपिटल या लोन्स फ्रॉम द स्टॉक मार्केट या डेट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। सो basically it's a very small portion of firms that of overall firms or overall industry, overall businesses जो कि पाकिस्तान में है, जो कि स्टॉक मार्केट में, it's not even 10% of the GDP। अब कुछ ममालिक में it's more than even 100% of the GDP। स्टॉक मार्केट जो है इंडिया में, आई थिंक it's more than 50% or 60% of the GDP जो उनके स्टॉक मार्केट का जो टोटल साइज है। पाकिस्तान में it's not even 10%। दूसरी बात यह है कि अभी मिसाल के तौर पे नए इन्वेस्टर कौन है, अब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक नया इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में है, वो वहाँ पे अपने इजारा सुकूक वगैरह जो है, बॉन्ड्स वगैरह वो इशू करता है। फेडरल गवर्नमेंट ने डाइवर्सिफाई किया अपने रिसोर्सेज को, बट वुड इट मैटर अ लॉट? देखें, मेरे ख्याल में तो इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट अगर यहाँ से पैसे रेज करती भी है तो ज़्यादातर फेडरल गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस जो है वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस है, करंट एक्सपेंसेस है, उससे कोई डिस्ट्रीब्यूशन पे या इकोनॉमिक ग्रोथ पे हमारी कोई इतना फर्क, या प्रॉफिट्स पे या एग्रीगेट जो पर कैपिटा इनकम है उस पर कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। फिर ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा कि इट्स नॉट मोर देन 10% ऑफ द जीडीपी। सेकंड, उसमें ये आप देखें कि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, इट्स नॉट इवन, आई डोंट थिंक इट्स नॉट इवन 300,000, 3 लाख इन्वेस्टर भी नहीं है, और उसमें से भी एक्टिव इन्वेस्टर वो होता है जो एक्टिवली हर रोज हर हफ्ते ट्रेड कर रहा होता है। मेरा नहीं ख्याल उसमें जो नंबर्स है हमारे पास, जो कि रिसर्च है, एंड आई माइट बी रॉन्ग, लोग मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं हु आर लिसनिंग टू मी, जो कि स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा जानते हैं, कि उसमें एक्टिव इन्वेस्टर शायद 1.5 लाख भी नहीं है, 1.5 लाख या 2 लाख जो है वो भी एक्टिव इन्वेस्टर नहीं है। सो क्या वजह क्या है यार, कितने कम? इट्स नॉट इवन 1% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। ये वजह के लोग क्यों इतने पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, देयर आर वेरियस रीजंस, मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा, वी विल डू अ सेपरेट व्लॉग फॉर दैट और लाइव स्ट्रीम फॉर दैट वन। लेकिन वैसी एक मिसाल मैं देता हूँ,
इट्स बेसिकली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो है कि ये इट्स अ कल्चरल थिंग। अब आप कहीं भी चले जाएँ, किसी के पास बैठे, किसी भी महफ़िल में बैठे, किधर भी कहीं भी चले जाएँ, अगर आपसे वो ये पूछे कि जी आप कोई आपको वैसे ही अगर आपकी कोई ये बता दे कि जी ये देखें ये बंदा शाहिद साहब बैठे हैं, इसके पास इतने कनाल ज़मीन है, इतने इसके पास वहाँ पे प्लॉट है इस उसमें, तो वो अगला जो है वो बड़े गौर से सुनेगा, बड़े एहतियात से सुनेगा। इट्स काइंड ऑफ अ वो जो आपके वो एक इम्पार्ट करते हैं ना कि इसकी इम्पोर्टेंस इम्पार्ट करना है, एक कल्चरल इम्पोर्टेंस इम्पार्ट करना है कि थोड़ा-सा आपको इम्पोर्टेंट बनाते हैं। तो इट्स समथिंग दैट पीपल टेक नोटिस कि जी इसके पास इतने प्लॉट्स हैं, इतने घर हैं। लेकिन अगर वही बंदा ये कहे कि जी इन साहब के पास जो है ये वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर है, इनके पास इतने स्टॉक्स हैं, तो नोबडी इज़ गोइंग टू गिव अ डैम। कोई उससे आपकी कल्चरल सॉरी आपकी सोशल इम्पोर्टेंस या सोशल स्टैंडिंग आपकी उससे नहीं बढ़ती। पाकिस्तान एक बड़े पाकिस्तानी सोसाइटी जो है वो बड़ी एक सख्त स्टेटस कॉन्शियस सोसाइटी है। तो स्टेटस आपका जो है वो स्टॉक मार्केट से या स्टॉक्स उससे जो है वो जो स्टेटस है उसके मुकाबले में वो नहीं है कि अगर आप स्टॉक्स ओन करते हैं, इसके मुकाबले में अगर आप ज़मीनें या प्लॉट्स आपने ज़राई ज़मीनें लेके रखी हुई हैं, तो वो आप पे जो स्टेटस कंफर्म करता है, इट्स नॉट द वो उसका मुकाबला स्टॉक मार्केट जो है, उसकी इन्वेस्टमेंट से या उसकी ओनरशिप से नहीं हो सकता। सो दैट्स वन ऑफ द रीज़न एंड द प्राइमरी रीज़न एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड। दूसरी बात ये है कि जी अ, तो अगर आप सिर्फ 1.5 लाख इन्वेस्टर है, अगर चले इसको 3 लाख भी कर लेते हैं, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो वो है एस्पेक्ट है, इट्स प्रीटी वीक। इट्स नॉट इवन 1%। चले अगर उससे कोई प्रॉफिट कमा भी लेता है स्टॉक मार्केट से, और बहुत से लोग कमा भी नहीं है, देन तो लेकिन उसके वो कितनी डिस्ट्रीब्यूशन उसकी इतनी है नहीं, क्योंकि 3 लाख लोग हैं। फिर दूसरी बात है कि विद इन जो स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव आता है, इसमें सारे जो है वो इक्वली प्रॉफिट नहीं करते। बहुत से लोग हैं जिनको नुकसान भी बड़ा शदीद होता है। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनको एक जनाब अचानक ये स्टॉक मार्केट चढ़नी शुरू हुई है, वो अभी-अभी अंदर आए हैं। उन्होंने देखा कि यार स्टॉक मार्केट तो बड़ी हिस्टोरिक उस पे जा रही है, वो जल्दी से आ गए। लेकिन फिर बीच में हमने ये भी देखा कि दिसंबर में एक दिन ऐसा है कि 3 अचानक क्रैश करके 3,800 पॉइंट्स पे, और एक दिन ऐसा है कि 4,800 पॉइंट बैठ गई स्टॉक मार्केट। दैट्स अ ह्यूज स्विंग। ये कोई छोटी स्विंग नहीं है। 3,800 पॉइंट, 4,800, 5,000 पॉइंट्स होते हैं। इट्स नॉट कोई छोटी वो नहीं है। तो इसमें बहुत से ऐसे ज़्यादातर वो जो नए इन्वेस्टर होते हैं, वो जो शौक से आए होते हैं, सुन के आए होते हैं, वर्ड ऑफ द माउथ आए होते हैं, तो उन बेचारों को बड़ा नुकसान पहुँचता है। अगेन जो स्टॉक मार्केट के गुरु हैं, वो हमें ज़्यादा बता सकते हैं। अच्छा ये हुआ क्या है पीएसएक्स में? ये अचानक इसके वो जो बुल्स आए हैं, फिर अभी बेयर्स भी आए हैं, लेकिन बुल्स भी आए हैं। ये अचानक 1 लाख कैसे क्रॉस कर गई? क्या इसमें क्या इश्यूज़ थे जिसकी वजह से ये अचानक इतनी चढ़ी है और फिर अभी बैठ भी रही है? सो लेट मी इसका मैं थोड़ा-सा समराइज़ करता हूँ, फिर उस पे बात करते हैं। जो पॉज़िटिव्स क्या थे? एक तो इंटरेस्ट रेट कट्स जो हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कंटिन्यूअसली कर रही है, उसने उसको थोड़ा-सा स्टॉक मार्केट को चढ़ाया, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार अब कंपनीज़ जो हैं, जो कि पहले बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से डेट नहीं उठा रही थी कमर्शियल बैंक से, अब वो डेट उठाएँगी, पुराना पे ऑफ कर देंगी, एंड मे बी वो जो नया डेट उठा रही है उससे वो नई इन्वेस्टमेंट करे जिससे जॉब्स जनरेट हो और कंपनीज शायद प्रॉफिटेबल हो। दैट्स वन रीज़न। आईएमएफ का एग्रीमेंट इज़ अनदर रीज़न कि जो पाकिस्तान से वो जो एग्रीगेट अनसर्टेनिटी थी कम हुई थी आईएमएफ के एग्रीमेंट के बाद। करंट अकाउंट सरप्लसेस हमारे, जो कि मैंने आपको कहा कि एक टेम्पररी रिलीफ है, उसने भी काम किया है। फिर एक और चीज़ जो कि एडीआर वाले ब्लॉग में मैंने डिस्कस की थी, वो ये थी कि सिग्निफिकेंट इनफ्लो ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जो क्रेडिट है, क्रेडिट जो है वो सारा प्राइवेट सेक्टर को, अब 1.33 ट्रिलियन जो है वो कमर्शियल बैंक ने लेंड किया है प्राइवेट सेक्टर को, और उसमें इसके अलावा 1.33 ट्रिलियन जो है, 1.3 ट्रिलियन इन्हें कमर्शियल बैंक्स ने प्राइवेट सेक्टर को दिया है, और 1.3 ट्रिलियन जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दिया है। एंड दिस इज़ वन रीज़न कि जो मैं आपको बताऊंगा कि जिसकी वजह से अभी हम उसमें जाते हैं तफसील में, कि जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट इतनी चढ़नी शुरू हुई है। नेगेटिव्स किस वजह से अचानक इस पे इतने स्विंग्स आए हैं, एक तो गिर गई है ईयर एंड प्रॉफिट टेकिंग, कि साल के आखिर तक आपने देखा होगा कि अक्सर वो बैंक से आपने जिसके अकाउंट है, तो बैंक के वो जो मैनेजर होते हैं साल के आखिर में आपको कॉल कर रहे होंगे कि भाई कोई है जो अभी ज़रा इसमें ज़रा पैसे ज़रा ज़्यादा अकाउंट्स में रखवा दे। तो ईयर एंड इनका वो होता है प्रॉफिट टेकिंग के, ईयर एंड इनके वो अकाउंट होते हैं, इन्होंने वो देखने होते हैं। तो ईयर एंड प्रॉफिट टेकिंग ये है कि इन्होंने अब वो प्रॉफिट देने होते हैं बहुत से कंपनीज वगैरह ने। तो वो अब इट्स अबाउट टाइम 31 दिसंबर से पहले पहले ये करना होता है। फिर फॉरेनर्स
सेलिंग मोर और लोकल्स बाइंग मोर। इसमें जो मैंने आपको कहा ना कि व्हेन यू गो इनटू द फाइनल डिटेल्स यू हैव टू गो बियॉन्ड द नंबर्स। तो इसमें देखेंगे कि फॉरेनर्स ने टी बिल्स यानी ट्रेजरी बिल्स जो है इन नेट, वो फॉरेनर्स ने ज्यादा खरीदे नहीं है, फॉरेनर्स जो है वो बहुत ज्यादा जो है उन्होंने बेच दिए और वो निकल गए स्टॉक मार्केट से। ट्रेजरी बिल्स टी बिल्स जो है उन्होंने बेच दिए। एंड वन रीजन बीइंग नॉट अनसर्टेनिटी बट वो जो इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो वो जो इसे हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जिसे हम कहते हैं, इसका वो जो इसका एक टेक्निकल नाम है इंटरेस्ट आर्बिट्राज। तो वो खत्म हो गया, यानी इंटरेस्ट रेट की पैरिटी में अमेरिका में आपने कर्ज लिया 2% पे, अब आप पे आजकल इंटरेस्ट रेट शायद 5% है, या शायद आप कम हो गए 4%, 4.5% पे आ गए। 4.5% पे आपने कर्ज लिया, वहां से पाकिस्तान की टी बिल्स खरीदे जो कि 22% दे रहे थे, तो 4.5%, 5% और 22% में जो है 17% का फर्क है, विच इज लॉट ऑफ विच इज ह्यूज डिफरेंस। तो ये जो इंटरेस्ट आर्बिट्राज होता है, ये मुल्कों के दरमियान जो इंटरेस्ट रेट के डिफरेंसेस होते हैं इसकी वजह से होता है। तो वो अब कम होना शुरू हो गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अब इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, 15% पे आ गया। तो वो जो वो एक बड़ा एक डिफरेंशियल था वो काफ़ी हद तक कम हो गया, वो मार्जिन्स कम हो गए। तो फिर दूसरा उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि स्टेट बैंक सॉरी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने अभी एक वो किया कि जी हम आपके मिसाइल प्रोग्राम पे उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए हैं 4-5 फर्म्स पे। तो वो उसकी वजह से भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है और ये चीज़ स्टॉक मार्केट को भी अफेक्ट कर रही है। फिर म्यूचुअल फंड रिपैट्रिएशन टू बैंक्स, ये अब हम डिस्कस करते हैं। ये भी चीज़ जो है, अब वो साल का आखिर आ गया, प्रॉफिट रिपैट्रिएशन या प्रॉफिट वापस करना, और फिर म्यूचुअल फंड्स जो है ये वापस कर रहे हैं। सो म्यूचुअल फंड्स का इसमें एक बहुत बड़ा इशू है कि ये जो स्टॉक मार्केट इतनी चढ़ी है इसमें एक बड़ा रोल म्यूचुअल फंड्स का कैसे है। देखिए जी, इट्स व्हाट आई वुड से इज पार्ट ऑफ इट इज जो क्लेवर मॉनेटरी सर्कुलेशन, मनी सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन ऑफ कैपिटल इसे कह ले। पार्ट ऑफ इट इज मनी सर्कुलेशन, पार्ट ऑफ इट इज जिसे हम कहते हैं केन्जियन एनिमल इंस्टिंक्ट्स। जॉन मेनार्ड केन्स जो एक बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट है 20वीं सेंचुरी का, वन ऑफ द टावरिंग फिगर्स, उसने कहा था एनिमल इंस्टिंक्ट्स। एंड पार्ट ऑफ इट इज जो एलन ग्रीनस्पैन यूएस फेड का चेयरमैन था बड़ा मशहूर, उसने कहा था इरेशनल एग्जुबरेंस, यानी खामखा की खुशी, खुशफहमी, इरेशनल एग्जुबरेंस वो है। सो लेट मी एक्सप्लेन। सो व्हाट इज हैपनिंग विद द क्लेवर कैपिटल सर्कुलेशन। जो एडीआर का जब टैक्स आया तो बैंकों को, जो कि पिछले 10 साल से उनकी चांदी हुई थी, वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे। एडीआर का टैक्स ये था कि जी आप अगर इस सतह तक अपने रिजर्व्स को नहीं लाते नीचे तो आप पे टैक्स लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, जैसा कि मैंने कहा कि 1.3 ट्रिलियन उन्होंने जल्दी से प्राइवेट सेक्टर को, और 1.3 ट्रिलियन उन्होंने एनबीएफआईज को दे दिया। एनबीएफआईज ने ये किया, आई डोंट नो अबाउट द कमर्शियल सेक्टर या ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर के उन्होंने 1.3 ट्रिलियन के साथ क्या किया, लेकिन एनबीएफआईज ने, उन्होंने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए, वो पैसे लगा दिए। और म्यूचुअल फंड्स में अब वो जो है पैसे वो शॉर्ट टर्म के लिए जो गए अब वो वापस करेंगे। तो इट्स अ क्लेवर सर्कुलेशन ऑफ कैपिटल कि बैंक्स ने अभी ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो पैसे दे दिए इंतजार कर रहे हैं, ये अभी उनके अकाउंट्स में ही वापस चले जाएंगे। वंस दैट डेट एंड्स, वो 31 दिसंबर को वो देखते हैं कि वो अकाउंट्स देखेंगे, वो गवर्नमेंट उस पर वो करेगी कि यार इसका रिजर्व लेवल कितना है। तो उस रिजर्व लेवल पे अगर वो एडीआर से नीचे आ गया तो उस पर फिर बैंक्स पे टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स नहीं देंगे। 31 दिसंबर के बाद आप देखेंगे कि वही पैसा जो कि एनबीएफआईज बैंक को वापस कर देंगे, वही वो जो म्यूचुअल फंड ने उन्होंने इन्वेस्ट किया था, टी बिल्स वगैरह खरीदे थे म्यूचुअल फंड्स ने, वो सारे टी बिल्स बेच देंगे। दिस इज वन रीजन कि स्टॉक मार्केट जो है वो करेक्शन जिसे हम कहते हैं कि 3,800 पॉइंट्स और फिर 4,800 पॉइंट्स की, उन्होंने रियलाइज कर लिया कि यार अभी करेक्शन होने वाली है, ईयर एंड वो पैसे अब वापस जाने वाले हैं बैंकों में। तो वो जो है वो करेक्शन जो है ये हो रही है कि वो पैसे वापस चले जाएंगे उधर बैंक। सो इट्स अ क्लेवर यूज ऑफ कैपिटल, इट्स जस्ट सर्कुलेशन ऑफ कैपिटल। इससे ये कोई नहीं, नॉट इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इट्स जस्ट सर्कुलेशन ऑफ कैपिटल। दूसरी केन्जियन एनिमल इंस्टिंक्ट्स की हमने बात की और इरेशनल एक्सुबरेंस की मैंने बात की। केन्जियन एनिमल इंस्टिंक्ट्स और इरेशनल एक्सुबरेंस वो क्या था, कैसे हम केन्जियन इंस्टिंक्ट्स जो है वो हर्ड बिहेवियर आपने सुना होगा। हर्ड जो होता है, आप देखेंगे चरवाहा जब वो बकरियों को और वो चरा रहा होता है अपने, तो वो सारे एक हर्ड में जा रहे होते हैं, एक ही उसमें डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो हर्ड बिहेवियर ये है कि आप लोगों ने देखा कि यार ये स्टॉक मार्केट तो चढ़ती जा रही है, तो लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड रशिंग इन। मैं ट्विटर पे भी देखता था कि यार एवरीबडी इज कमिंग इन कि यार दिस इज गुड। और आई थिंक बहुत से लोगों ने इंक्लूडिंग मोहतसिम वो इस चीज़ का मजाक भी बीच में उड़ाते रहते थे
कि यार ये जो है ठहर जाओ अभी इतनी जल्दी जो है। फिर एक और वो है ट्विटर पे, एक्स पे उनका अकाउंट का, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द नेम, अबे इंसान बन के उससे है, बड़ा एक फनी सा। वो भी कहते थे कि डोंट हरी इन, डोंट रश इन, नुकसान होगा, अभी ठहर जाए, प्ले द लॉन्ग गेम, डोंट प्ले द शॉर्ट गेम। लेकिन ये हर्ट बिहेवियर है। हर्ट बिहेवियर ये है कि आपने देखा कि मैंने इन्वेस्टमेंट की, इससे पहले मैंने इन्वेस्टमेंट, अचानक मैंने लाखों रुपए लगा दिया, तो दूसरा भी कहेगा कि यार ये इतने लाखों लगा रहा है, कोई तो वजह होगी, तो वो भी लगा देगा। सो इट्स काइंड ऑफ हर्ट बिहेवियर। Everyone thinking that the good times would continue on, which isn't true. अब आप देख रहे हैं कि वो करेक्शन हो रही है। इरेशनल एक्सूबरेंस क्या है? इरेशनल एक्सूबरेंस ये यार कि इकोनॉमी के फंडामेंटल्स जो है वो टेम्पररी रिलीफ है, जैसे कि मैंने बताया। वो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स तो उधर खड़े हुए हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं आई। तो it's not in a very healthy state, it's in a better state than it was before, but it's not, our issues still are with us. मैंने आपको बताया कि जो हमारे रोल ओवर्स, फिर कर्जे अभी वापस करने हैं, वो अभी भी वहीं पे इश्यूज, हमारे गवर्नेंस के इश्यूज वहीं पे है, वो खत्म तो नहीं हुए। इट्स स्टिल देयर, हमारे गवर्नेंस के जो बड़े बड़े इश्यूज है, जिसमें अभी हम डिस्कस करते हैं। सो a lot of hot air, people thinking that we weathered the storm, some good performance। उसमें एक ये था कि मैं आपको कहूँगा कि अच्छी परफॉर्मेंस भी थी कंपनीज की, इट वाजंट जस्ट हॉट एयर, लेकिन इट्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट, मोस्ट ऑफ इट इज इरेशनल। किन कंपनीज की परफॉर्मेंस थी, किस वजह से थी? मिसाल के तौर पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनीज हैं, उन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिटेबल हुई, वो इस वजह से कि गवर्नमेंट ने वो जो बड़ी इनकी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस थी, प्राइस रेगुलेशंस, उसको काफ़ी हद तक इन्होंने जो है उसको वो कम कर दिया इन्होंने, उसमें थोड़ी सी लैक्सिटी लिया है, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट जो है पहले से बेहतर हो गए, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के थे। सो इट इज सॉलिड परफॉर्मेंस, इट इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के। लेकिन कुछ और हैं, मिसाल के तौर पे फौजी फर्टिलाइजर हो गया, तो उनकी परफॉर्मेंस, उनकी सेल्स जो है बेहतर रही हैं। वो किस वजह से रही हैं? वो ओवरऑल सेक्टर की नहीं रही, फौजी फर्टिलाइजर की औरों के मुकाबले में अच्छी रही। वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट से इनको सब्सिडाइज गैस जो है अभी तक मिल रही है, जबकि औरों को जो है वो महंगी मिल रही है। बाकी नाम ही काफ़ी है फौजी, तो उस वजह से उनको सब्सिडाइज गैस मिल रही है। ये स्टॉक मार्केट के बारे में था। बाकी आपको स्टॉक मार्केट के गुरु इसके बारे में, बट दिस वाज जस्ट एन इकोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव कि स्टॉक मार्केट के बारे में हाउ डू आई लुक एट दिस थिंग। फिर आप चलते हैं जी कुछ छोटे छोटे इश्यूज और जो इसमें हैं, उसको आई जस्ट briefly go through all of these, and मज़ीद मैं आपको बोर नहीं करूँगा, I've already spoken for about more than an hour। फिर I will be waiting for your questions and queries। जो भी इसको सुन रहे हैं, जिसके सवाल है उसमें जी पावर सेक्टर की बात करते हैं। जो हमारा पावर सेक्टर, उसका सर्कुलर डेट जो है, गवर्नेंस के इश्यूज जैसे मैं कह रहा हूँ, वो तो मज़ीद बढ़ गए हैं। जो अनपेड और अनरिकवर्ड ड्यूज हैं, वो इस साल अब बढ़ के जो है 315 बिलियन रुपीस तक पहुंच चुके हैं। पिछले साल ये 232 बिलियन रुपीस थे। तो इट टेल्स यू अबाउट द गवर्नेंस इश्यूज कि गवर्नमेंट इसको चला रही है, कितना पोरली चला रही है। वो इश्यूज तो वहीं पे। जो हमारा सर्कुलर डेट है पावर सेक्टर का, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का, वो बढ़ के 2.9 ट्रिलियन रुपए या तकरीबन 3 ट्रिलियन तक पहुंचे। अगर आप इसको जो गैस सेक्टर है, नेचुरल गैस सेक्टर, उसका जो सर्कुलर डेट है उसका भी है, उसके साथ अब अगर आप उसको मिलाएं, तो ये 4.5 ट्रिलियन जो है, बल्कि इससे भी ज़्यादा का सर्कुलर डेट इन दो सेक्टर्स में बढ़ जाता है। नाउ जस्ट इमेजिन दिस अमाउंट, 4 ट्रिलियन से ज़्यादा। तो अभी जो गवर्नमेंट को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो एक टेम्पररी रिलीफ दिया, उसको 3 ट्रिलियन डॉलर जो है उसको प्रॉफिट में वो गवर्नमेंट को दिए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा रिलीफ गवर्नमेंट के फिजिकल एक्सपेंसेस में आया। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि वो 3 ट्रिलियन रुपए भी जो है वो इस सर्कुलर डेट को इन दो सेक्टर के पूरे नहीं कर सकते जिनको गवर्नमेंट चलाती है। सो वो हमारे जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं पावर सेक्टर और नेचुरल गैस सेक्टर के, गैस सेक्टर के, वो उधर ही है। फिर इसमें एक दो और जो डेवलपमेंट्स हुई है वो ये हुई हैं कि 8 आईपीपीस के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कि जो है इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद 65 पैसे या 1 रुपए का हमें रिलीफ मिल जाए इन 8 आईपीपीस से। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बेसिकली वो ज़्यादातर आईपीपीस जो थे वो कौन से थे, वो और इवन उसमें 4 आईपीपीस के साथ इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने टर्मिनेट कर दिया, लेकिन वो 2002 की थी। हमारा बड़ा मसला जो है सर्कुलर सॉरी ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स का है,
वो बड़ा मसला हमारे 2014-15 वो सीपैक वाले आईपीपीज़ का है। तो ये जिनके साथ 4 के साथ कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने टर्मिनेट किया, वो 2002 वाले थे, उनकी कोई इतनी पेमेंट्स भी नहीं बनती थी। फिर इन्होंने 8 आईपीपीज़ के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया कि शायद उसकी वजह से थोड़ा-सा जो पर यूनिट वो होता है एक्सपेंस होता है, या पर यूनिट पावर सेक्टर का वो होता है, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी रेट होता है, वो कम हो जाए। लेकिन देखिए जिस मैनर में साइन किया गया, जिस तरीके से साइन किया गया है, इसी वजह से देखिए हमारा बिजनेसमैन यहाँ पे आता नहीं, कोई खास तौर पे बाहर से, और जो हमारा बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी यहाँ से भाग रहा है। एक मिसाल मैं देता हूँ, ये कोई सैफायर उसके ग्रुप के कोई एक यूसुफ साहब है, आई एम फॉरगेटिंग द होल नेम। देखिए उनके पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में उस बंदे के $20 बिलियन के एहसास है, एंड ही इज होल्डर ऑफ वन ऑफ द आईपीपीज। उसके साथ क्या वो किया गया, पहले तो उसको फोर्स किया गया, उसने एक लेटर भी लिखा प्राइम मिनिस्टर को, और फिर जब वो बाहर जा रहा था यूएई में, यूएई के लिए जा रहा था, तो उसको कराची एयरपोर्ट पे जो है रोक के उसको बेइज्जत भी किया गया कि जी आप नो फ्लाई लिस्ट में है। सो इज दिस द वे यू ट्रीट योर इन्वेस्टर, इज दिस द वे यू ट्रीट योर बिजनेसमैन? तो क्या खाक वो इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में यार? तो ये तो हमारा हाल है, ये हमारी गवर्नेंस है। क्या हम कहते हैं कि हम डंडे के जोर पे काम चलाएंगे, हमने ब्यूरोक्रेसी और फौजियों से काम चलाना है, तो कैसे चलेगा यार ये मुल्क? फिर हम रोते हैं कि जी मुल्क ठीक नहीं हो रहा। दिस इज द वे यू ट्रीट योर मोस्ट वैल्यूबल पीपल? आई मीन जस्ट इमेजिन कि उसका, उसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके एसेट्स हैं 20 बिलियन के, तकरीबन 18-20 बिलियन के पाकिस्तान में। तो ये तरीका है। फिर अब बेवकूफ़ी की इंतहा देखें कि अब एक नया प्लान है, वो ब्यूरोक्रेसी फोर्स करने की कोशिश कर रही है। आईजीसीईपी का एक 2047 का प्लान, वो कहते हैं कि जी हम मज़ीद बिजली घर लगाएँगे, मज़ीद हमने कैपेसिटी बढ़ानी है। और खुदा के बंदो, जो इतनी कैपेसिटी अभी है, और सर्दियों में तो डिमांड ही नहीं होती। अब तो डिमांड इतनी नीचे चली गई है, 42,000 उसकी कैपेसिटी है। वो अभी तो 15,000 भी हमारी डिमांड नहीं है, क्योंकि सर्दियों के दिन है। अब आप मज़ीद कैपेसिटी लगा के यार क्या करोगे? और दूसरी बात ये है कि सोलराइज़ेशन भी तो आप देखें कि किस रफ़्तार से सोलराइज़ेशन पाकिस्तान में, इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द फास्टेस्ट। अभी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी कि वो उसने कहा था कि यार दिस इज़ मिरेकुलस कि जिस रफ़्तार से पाकिस्तान में सोलराइज़ेशन हो रही है। लेकिन ये अक्ल के अंधे हैं। अक्ल के अंधे तो नहीं मैं कहूँगा, ये करप्ट है। करप्ट ये है कि ये बड़े-बड़े ठेके लेंगे डैमों के, या फिर बिजली घरों के, तो उसमें पैसा बड़ा बनता है। तो दैट इज़ द मेन इश्यू। तो इसलिए अब इसको मज़ीद पुश करें कि मज़ीद बिजली घर बनाएँ, मज़ीद डैम बनाएँ। यार खुदा का खौफ करो। ये जो आगे हैं, इसको आप अपने सिस्टम को सही कर लो। तारों में बिजली ही नहीं आती, सही नहीं है, वो 50 साल पुरानी, 40 साल पुरानी ट्रांसफार्मर आपके क्या है, वो दे आर वन ऑफ द मोस्ट इनएफिशिएंट। वो सही कर लो तो आपका बिजली का निज़ाम सही हो जाएगा, आपको मज़ीद नए बिजली घर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बट क्या करें, पाकिस्तान में इन चीज़ों के बारे में कोई परवाह नहीं करता। छोटे-छोटे 2-3 और चीज़ें जल्दी से मैं डिस्कस करके, फिर आपके कुछ सवाल हैं, मुतज़िम का एक है और हसन इफ्तिखार का एक है। आई विल गो अहेड एंड आंसर। उसके अलावा अगर कोई आ गया है इस लाइव स्ट्रीमिंग में, तो उसके भी जवाब कोशिश करूँगा मैं जवाब दे देता हूँ। अच्छा जी, जल्दी से मैं एक तो एक और नोटिसेबल चीज़ है, वो है कि मिलिट्रीज़ कंटिन्यूज़ इंग्रेस। बात करना यहाँ पे आजकल मुश्किल है, लेकिन ये देखें ये चीज़ें छुपी नहीं रहती कि फ़ौज की जो उन्होंने अपना वो ज़ोर लगाया हुआ, डंडे के ज़ोर पे जो काम कर रहे हैं। अभी आप देखें, अभी 3-4 महीने पहले इन्होंने मारगला के पास 3400 कनाल ज़मीनें 2-3 गाँवों को, उन्होंने कहा कि जी डिफेंस मिनिस्ट्री हम जो है इसको एक्वायर कर रहे हैं, एंड फॉर व्हाट? फॉर डिफेंस पर्पसेस। कम ऑन यार, छोड़ दो इन चीज़ों को। ये क्या बेवकूफ़ लोगों को आप समझते हो? बस ठीक है, आपका ज़ोर है, आप करना चाहते हो कर लें तो आप करें। कौन सा यहाँ पे आपने मारगला की पहाड़ियों में डिफेंस करना है? इशू क्या है? इशू जो मेरी अपनी वो है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने मुनाल बंद करवा दिया। मुनाल भी इन्होंने जो है उधर से पैसे वसूल कर रहे थे। काफ़ी अरसे 2 साल तक करते रहे, और वो भी एक वो उसपे एक कमर जावेद बाजवा के दौर में कि जी मुनाल तो हमें वो जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 1970 में जो नेशनल पार्क में था वो उन्होंने हमें दे दिया था, और मुनाल उस पे आता है और हमें पता ही नहीं था। अब इमेजिन करें कि फ़ौज जो है वो उनको ज़मीन मिली और उन्होंने वैसे ही छोड़ी और उसपे कोई और पैसे कमा रहा है। आप ये इमेजिन कर सकते हैं? कम ऑन यार, आप लोगों से ज़्यादा होशियार कौन है ज़मीनों के मामले में? डीएचए, ज़राई ज़मीनें, किसको नहीं पता? तो वो सुप्रीम कोर्ट ने बंद करवा दिया है, तो अब उसको कॉम्पेंसेशन शायद इधर से ले रहे हैं, 3400 कनाल इधर अब बनाएँगे। अभी आप आके इस्लामाबाद में इनका वो नया जो जीएचक्यू बन रहा है, वही देख लें कि वो उसका रकबा देख लें, उस ज़मीन देख लें, वो क्या बन रही है, वो क्या चीज़। लेकिन कोई पूछ तो सकता नहीं है। तो इनकी डोमिनेंस जो है वो कंटिन्यू ऑन कर रही है, थैंक्स टू बेसिकली अ पॉलिटिशियन। उनसे ज़्यादा बड़े जो फ़ौज से ज़्यादा जो बड़े वो मैं कहता हूँ जो किरदार
जो काबिल मजम्मत है वो हमारी सिविलियन सेक्टर है, ब्यूरोक्रेसी, और हमारे पॉलिटिशियन जो इनके सामने जो है वो चूँ चाँ भी नहीं कर सकते। अगर उनकी गवर्नेंस अच्छी होती तो शायद इनकी इतनी वो ना होती, से ना होती, बट दैट्स मैटर फॉर अनदर टाइम। और दूसरा ये है कि यार ये लोग जो है उनको मैं अक्सर कहता हूँ कि सिर्फ ट्वीट्स पे, किसी की ट्वीट्स पे ना जाया करें। वो ज़रूरी नहीं है कि किसी की ट्वीट्स जो है आप आपको अपना थोड़ा सा ग्रो अप, कि किसी ने ट्वीट कर दी तो बस वो खफा हो गए कि यार टेलीफोन करके इदारा जो है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में कह रहे हैं कि अगर वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है तो यार इसको निकालो। तो ये बचगानापन बंद करें यार, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, फेलियर ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का हम शोर सुन रहे हैं कि निकालो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का उनका नुकसान है, ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का उनका नुकसान है, लेकिन वी आर होल्डिंग ऑन टू इट। तो इस साल साल से बड़ी कोशिश कर रहे हैं जब से चाचू शरीफ की गवर्नमेंट खास तौर पे आई है, और इससे पहले अनवार उल हक काकड़ के वक्त में भी, उससे पहले भी। लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। पीआईए का फियास्को आपके सामने है, लेकिन उससे ज़्यादा गवर्नेंस का अगेन वो बड़ा इशू आता है। पीआईए का हाल तो सबको पता है, लेकिन गवर्नेंस का इशू ये देखिए कि जो है वो प्राइवेटाइजेशन सेक्टर है, प्राइवेटाइजेशन जो पूरा एक वो आपने बनाया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन डिवीजन, अब आई एम फॉरगेटिंग वेदर इट्स अ मिनिस्ट्री और अ डिवीजन। उन्होंने ये कब से, ये 90s से है, और इनका ये हाल है कि इन्होंने एक कंसल्टेंट्स 2-3 हायर किए, उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेमेंट की, और आखिर में उसका क्या बना? कुछ भी नहीं। आखिर में ये हुआ कि वो जो इंटरनेशनल पार्टीज थी वो तो सारे भाग गई, और ये एक फ्रॉड है यहाँ पे ब्लू वर्ल्ड सिटी के नाम से, इसको जो चलाता है वो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इनको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। वो आखिर में रह गए। उन्होंने अपने पैनल्स पे 2-3 रिटायर्ड जर्नलों को रखा हुआ है। वो जो मलिक ये जो है जो ये बैरिया टाउन वाला है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, सॉरी, मलिक रियाज जो है, उससे सबने ये तरीका सीख लिया कि वो अपनी इस तरह की कम्युनिटी बना के, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट की एक वो बना के, अपनी स्कीम बना के, तो 2-3 रिटायर्ड जर्नैलों को अपने साथ रख लेते हैं ताकि कोई मसला हो तो ये हैंडल कर ले। तो उसने भी रखा हुआ है। वो आखिर में उसकी कंपनी जो है वो आके जी वो जो बिड प्राइस उनकी वो मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी नीचे 10 बिलियन, और 10 बिलियन में भी उसने ये किया कि जी मैं कुछ आपको ज़मीन दे दूंगा, सारे कैश नहीं दे सकता। तो ये तो हाल है पाकिस्तान का यार। पीआईए खरीदने वाला फिर दोबारा आप कोशिश कर रहे हैं। 850 बिलियन तो उसके ये जो रिपोर्टेड है वो लाइबिलिटीज है। उसके लिए एक और ड्रामा किया कि जी वो होल्डिंग कंपनी, एक तो बड़ी जल्दी होल्डिंग कंपनी, ब्यूरोक्रेसी और हमारी फाइनेंस डिवीजन के पास ये बड़ा एक अच्छा हाल है कि होल्डिंग कंपनी बना यार, यू आर फॉलोइंग नो वन। आखिर में सारा बोझ तो हम पे ही आना है ना, टैक्स पेयर पे आना है, उनसे ही निकलवाना है। और दूसरा ये है कि वो इन्वेस्टर्स फार वाले इसलिए भी भाग गए, उन्होंने कहा कि यार ये तो पूरी इन्फॉर्मेशन देती नहीं, बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो इनकी है इन्होंने होल्ड की हुई है, हमें बताया ही नहीं। एंड प्राइवेटाइजेशन कमीशन इज रन बाय वन ऑफ नवाज शरीफ फेवरेट। इनके जब भी आती है पीएमएलएन, इनका ये पीएएस वाले, और ख़ास तौर पे पंजाब के और ये लाहौर के पीएएस जो होता है, डीएमजी वाले, ये इनके बड़े फेवरेट होते हैं, ये गवर्नेंस से चलाते हैं। फवाद हसन फवाद जो है उन्होंने प्राइवेटाइजेशन का, ठीक है वो बंदा ठीक होगा, मैं नहीं कहता गलत है, बट यार कम ऑन, उसकी कोई क्या वो क्वालिफिकेशन है कि आपने उसको प्राइवेटाइजेशन कमीशन में लगाया है? सो अगेन करोड़ों रुपए हमने खर्च करके बना हुआ कुछ नहीं है, विच इज व्हाट पाकिस्तान गवर्नेंस इकोनॉमिक मैनेजमेंट इज इन नटशेल। फिर यह है कि शहबाज शरीफ वगैरह इनको मैं बड़ा क्रिटिसाइज करता रहता हूँ। तो हमारे एक वो साहब है प्लानिंग मिनिस्ट्री में, वो हर दूसरे रोज जो है एक नया वो ड्रामा उन्होंने शुरू किया होता है। अब उन्होंने एक और नया ड्रामा शुरू किया उड़ान पाकिस्तान के नाम से। उड़ान पाकिस्तान के जी हम 2035 तक अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाएंगे। ओ यार खुदा का खौफ करो यार, थोड़ी सी आप बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन कर लें। 400 बिलियन की हमारी इकोनॉमी है नहीं, अगर आप 400 बिलियन की कर भी लें, चलो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो 10 साल में 2025 तो शुरू हो गया। तो यानी आप 9 साल में किस तरह 1 ट्रिलियन 600 बिलियन इसमें कैसे ऐड करेंगे? सिर्फ 60 बिलियन, 600 बिलियन ऐड करने के लिए आपको 60 बिलियन जो है वो तकरीबन 60-62 बिलियन जो है वो हर साल आपकी जीडीपी डॉलर्स, 60-62 बिलियन डॉलर, नॉट रुपीज। 3 बिलियन, 1 बिलियन, 1.5, 2 बिलियन, 3 बिलियन तो आप कर नहीं सकते, 60 बिलियन कहाँ से करेंगे? अगर आप 10% में भी करें तो इसका मतलब है कि आपकी 37.5 बिलियन डॉलर ऐड होगा इकोनॉमी में, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो 10% पे तो आपकी इकोनॉमी तरक्की कर ही नहीं सकती, क्योंकि आपका फिस्क करंट अकाउंट इतना बिगड़ जाएगा, आपकी पेमेंट्स आप नहीं कर सकते, डॉलर्स खत्म हो जाएंगे। वो तो
4-5% पे जाए तो डॉलर खत्म होना शुरू हो जाते हैं, फिर इम्पोर्ट कंप्रेशन मेजर दिखा देते। तो पता नहीं ये क्या बेवकूफ़ाना है ये, और ये इसके ये ड्रामे खत्म नहीं होते, ये शहबाज शरीफ वगैरह के, ये इसी तरह के थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज इन्होंने लगाई होती हैं। फिर आप देखें इनका वो ये एक वो है इस्लामाबाद को, अभी मैंने एक ट्वीट थ्रेड की थी उस पे, वो ये है कि अब इस्लामाबाद को इन्होंने लाहौर वाला सिस्टम शुरू किया, हर जगह उखाड़ के, कोई ज़रूरत नहीं है इस्लामाबाद में, ठीक है ट्रैफिक होती है, इतनी ट्रैफिक तो नहीं है कि आप हर जगह जी इसको अंडरपास, ओवरपास, अंडरपास, ओवरपास, इसको भी लाहौर बना रहे हैं। बस इसका यही काम है आके कि जी हमने गवादर एयरपोर्ट बना दिया, हमने अंडरपास बनाया, ओवरपास, इसके अलावा मुफ्त लैपटॉप तकसीम कर दिए, सस्ती रोटी के लिए तंदूर लगा दिए। ये ड्रामे करता रहता है, 50 साल से ये ख़ानदान ये ड्रामे कर रहा है, लेकिन हमारी इनसे जान नहीं छूटती, और लोग भी मर मिटते हैं हमारे बेवकूफ़ कि हाँ जी बड़ा काम है। उस दिन मैं देख रहा था एक और बेवकूफ़ इनका एक सेनेटर है कि वाह जी 2 माह में आपने अंडरपास F8 का मुकम्मल कर लिया। और बेवकूफ़ आदमी, 2 माह में कौन सा अंडरपास बनता है? और उसका वही हाल होना है जो अभी इन्होंने बारहकऊ में वो जल्दी जल्दी वो ओवरपास बनानी, वो बीच में एक दफ़ा गिर भी गया। 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जब इनकी हुकूमत आई, वो गिर गया, उसमें 2-3 मज़दूर भी मर गए। फिर इन्होंने बना दिया, अभी वो बना नहीं था कि जी ये रिकॉर्ड हमने कायम करा, साल में बना दिया। वो अभी उसके रिपेयर वर्क्स जो है अभी 2-3 महीने में फिर वो रिपेयर करना पड़ गया। तो ये देखिए ये बेवकूफ़ियों पे बेवकूफ़ी और ड्रामे करते रहते हैं। बट पीप अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग जो है दे फॉल फॉर इट। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, पता नहीं लोगों को कब अकल आएगी। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडस्ट्री जो है इट्स नॉट डूइंग वेल, इंडस्ट्रियल आउटपुट आपकी स्टैग्नेंट है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत से आपके एसएमईज बंद हो चुके हैं ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। सिर्फ कराची में मुझे उस दिन कोई बता रहा था कि 150 से ज़्यादा तो आइस फैक्ट्रीज, 6 पेपर मिल्स और काउंटलेस स्मॉल यूनिट सिर्फ कराची जो कि हमारा कमर्शियल है वो उसमें बंद हो चुका है। तो इंडस्ट्रियल आपकी लार्ज स्केल खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग जो पीपीएस के स्टेटिस्टिक्स भी हमें बताते हैं, दे आर स्टिल स्टैग्नेंट। सो ओवरऑल पिछले अगले ये जो आपने 6 महीनों का मैंने आपको ओवरव्यू दिया, तो इसमें अ फ्यू थिंग्स टू, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि रिलीफ, टेम्पररी रिलीफ है, कोई शक नहीं, बट वो जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर, हमारे इश्यूज, हमारे गवर्नेंस के इश्यूज जो हैं, दे आर स्टिल द सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आई और ना एक्सपेक्ट करें कि कोई चेंज आएगी। सो नाउ थैंक यू आपका सब्र का कि अभी तक आप सुनते रहे हैं। तो लेट्स सी के कौन कौन से सवाल हैं इसमें। सबसे पहले सवाल है मोतसिम का, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ एक्सटर्नल डेट एंड डेट सर्विसिंग इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल ईयर। ये मैंने अपनी उसमें जिक्र किया, आई डोंट हैव द नंबर्स ना, ये बताते हैं, इतना अभी बताया है कि अभी अभी इन्होंने एक $2 बिलियन की पेमेंट भी की है, लेकिन इस फिस्कल ईयर में हमने $26 बिलियन वापस करने हैं। अब पहले 6 महीनों में कितने वापस कर चुके हैं, इसकी कोई पब्लिकली अवेलेबल फिगर नहीं है, शायद स्टेट बैंक के फिगर्स, लेकिन वो मैंने देखे नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। लेकिन $26 बिलियन हमने इस फिस्कल में मोतसिम पूरे करने हैं। ठीक है, सो इसीलिए मैं कह रहा था कि पहले 6 महीने पे खुश ना हो, अगले 6 महीनों में जो प्रेशर आएगा आप पे पेमेंट्स का, तो फिर कभी इधर दौड़ेंगे कभी उधर दौड़ेंगे कि रीस्केड्यूल कर दें। आगे ही इन्होंने सीपैक का जो डेट है उसमें चाइना को इन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है कि 3.5-4 बिलियन डॉलर का डेट जो है वो उसकी मुद्दत बढ़ा दें। तो ये हमारी स्टेबिलिटी है, ये स्टेबिलिटी ये है कि जाके मांग तांग के कि जी किसी तरह ज़्यादा कर दें मुद्दत इसकी डेट की, और हमें रिलीफ दे दे, तो ये स्टेबिलिटी हमारी। आई डोंट नो, आई डोंट कॉल इट स्टेबिलिटी, आप लोग स्टेबिलिटी समझते हैं, समझे। आते हैं हसन इफ्तिखार के उसकी क्वेश्चंस की तरफ। हाउ विल यू सी द डॉलर रुपी पैरिटी इन 2025 अगेन। देखें वो इकोनॉमिक्स में कहते हैं ना कि डिपेंड्स, इसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है। अगर कल को यहाँ पे कोई पॉलिटिकल इशू चल खड़ा होता है, अभी मैंने आपको बताया कि देखिए जो हमारी 4-5 फर्म्स पे पाबंदियां लगाई हैं, और माइंड यू जो नई एडमिनिस्ट्रेशन ट्रम्प की आ रही है उसके 2-3 लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा वोकल हैं against this government, against the military और in favor of इमरान खान who is in jail। तो अगर उनकी तरफ से कोई पाबंदियां, उनकी तरफ से सख्त बयानात आना, उनकी तरफ से कोई अमल हुआ, उसकी तरफ से मजीद पाबंदियां लगी पाकिस्तान पे जोर आया, सो यू वुड सी द डॉलर शूटिंग अप। फिर आप उसके अलावा जब देखेंगे पाकिस्तान की पेमेंट सिचुएशंस पे बड़ा डिपेंड करता है। अगर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो अपनी जगह पे रहती हैं, ज़्यादा मूव नहीं करती, तो फिर तो ठीक है, शायद मेंटेन हो जाए डॉलर और रुपये की पैरिटी। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे सिर्फ ऑयल जो है वो $2-3 या $5 बढ़ जाता है पर बैरल, तो आपकी ये जो जितनी भी हमारी
ये सरप्लस है, ये गायब हो जाएगा, और फिर आप देखेंगे कि डॉलर का जो रेट है रुपये के मुकाबले में वो ज़्यादा होता जाएगा, रुपये जो है वो डिप्रिशिएट करता जाएगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बट मोस्टली एक्सटर्नल। अगर इश्यूज जिस तरह जिस तरह अभी हैं, जो सिचुएशन इसी तरह रही, जो कमोडिटी प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट वो स्टैगनेंट रही, वो अपनी जगह पर ही, ज़्यादा मूवमेंट ना आई, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद कोई इतना ज़्यादा सीरियस उनका इशू हमारी गवर्नमेंट के साथ ना हुआ, तो एक्सपेक्ट यही करें कि इसी 275 280 के बैंड में रहेगा, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। बट इट कैन चेंज ओवरनाइट, बड़ी जल्दी चेंज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पाकिस्तान स्टांस, पाकिस्तान के ओवरऑल इसमें जो हमारे एग्रीगेट रिस्क, जो इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट है उसमें क्या है, उस पर बड़ा डिपेंड करता है। इसके अलावा आपने कहा विच सेक्टर्स आर गुड फॉर इन्वेस्टमेंट इन 2025, स्पेशली कमेंट ऑन रियल एस्टेट एज वेल। यार रियल एस्टेट जो है वो पिछले 2 ढाई साल से जो है वो बिल्कुल बैठी हुई है। आई डोंट सी इट जंपिंग अप और कमिंग अलाइव अगेन इन 2025, नो। अच्छा, विद इन रियल एस्टेट भी आपको ये बताऊं कि कल मैं एक वो एनालिसिस देख रहा था, जो बिल्ट हाउसेज होते हैं ना, एक तो होती है रियल एस्टेट प्लॉट आपने खरीद लिया, जो बिल्ट हाउसेज होते हैं, ये बिल्ट प्रॉपर्टीज होती है, उनकी कीमत जो है रियल एस्टेट से अच्छी है। जो 3 to 3.5% ग्रोथ जो है, मे बी यूड सी कि थोड़ी सी, और फिर ये जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है इसकी वजह से शायद एग्रीगेट डिमांड ज़रा ज़्यादा हो जाए, तो उस पर शायद थोड़ी बहुत मूवमेंट हो, बट डोंट एक्सपेक्ट एनी मेजर अपटेक कि वो जो 4-5 साल पहले सिचुएशन थी रियल एस्टेट की और प्लॉट्स वगैरह की, उस तरह 2025 में नहीं होगी। डोंट एक्सपेक्ट दैट टू हैपन। मैं कोई ऐसी ड्रास्टिक चीज़ नहीं देख रहा कि उसकी वजह से अचानक कीमत जो है वो रियल एस्टेट की इंक्रीज कर जाए, एक्सेप्ट मे बी। अब देखिए कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं, एक्सेप्शन ही होती है, कि जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे अब डिफेंस मिनिस्ट्री, बेसिकली आर्मी, वो ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे 3400 कनाल ये शाह लादता के पास खरीदने हैं, जो मार्गला की पहाड़ियों के पीछे दो वो गांव है। तो उधर अगर आप जाके देखें तो उनकी थोड़ी सी प्राइस मूवमेंट, जो उसकी ज़मीन है वो थोड़ी सी अप हो गई है। वो इसलिए क्योंकि जब से ये अनाउंसमेंट हुई है, पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि जब ये बाय करेंगे तो इस पे नई रोड्स भी बनेंगी। ऑलरेडी E11 पे उन्होंने फ्लाईओवर बनाया हुआ है FWO ने पहले से ही, वो बड़े होशियार है, पहले से ही प्लानिंग करते हैं। तो मजीद उधर से फिर सड़कें निकालेंगे तो उधर की कीमत ज़रा, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में आप डोंट एक्सपेक्ट कि एवरेज प्राइसेस में कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट आएगी। नेक्स्ट भी आपका ही सवाल है, वो ये है कि इफ समवन यंगर हैज 5 to 6 मिलियन, वेयर शुड ही इन्वेस्ट, व्हाट इज योर सजेशन? देंगे यार, उसमें आपने ये डिपेंड करता है कि क्या आपका होराइजन, टाइम होराइजन क्या है। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म, तो रिटर्न्स अगर आप देखें तो वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, स्टॉक मार्केट की ज़्यादा है, तो उसमें ही इन्वेस्ट कर ले। बट फॉर लॉन्ग, आप ये शॉर्ट टर्म महीने 2 महीने 3 महीने के लिए ना करें, स्टे फॉर अ ईयर 2 years 5 years। उसमें भी ये है कि फिर किसी से मशवरा करके स्टॉक्स खरीद ले कि किस किस स्टॉक्स अच्छे हैं, तो वो आपको बता देगा। बाकी अच्छे इन्वेस्टमेंट एवेन्यू जो हैं, मे बी डॉलर खरीद ले, मे बी गोल्ड खरीद ले। इन पे रिटर्न्स का वो एक वो जो है वो आया हुआ है, इट्स अवेलेबल इन द पब्लिक, कि पिछले 2000 इस साल 2024 में रिटर्न्स किसमें सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में ही थे। तो ये चीज़ें हैं, रियल स्टेट में नहीं है इतने, उन चीज़ों पे ना जाएं। दैट वुड बी माय वो। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड और क्रिप्टो विच इज़ बेटर। यार गोल्ड, मैंने आपको कहा ना कि ये डिपेंड करता है आपकी सोच पे कि आप क्या चाहते हैं। आर यू इन फॉर अ शॉर्ट टर्म, आर यू इन फॉर अ लॉन्ग टर्म? अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, तो गोल्ड इज़ बेटर देन क्रिप्टो। क्रिप्टो में यार 14,000 करेंसीज क्रिप्टो की हैं, उसमें से 8,000 8,500 एक्टिव हैं, उसमें भी कुछ तो है वो तो इट्स आउट ऑफ आवर रेंज। मिसाल का बिटकॉइन जो है वो, अब एक बिटकॉइन जो है वो $1 लाख का हो गया, 1 लाख रुपए का तो नहीं है, तो वो आप खरीद ही नहीं सकते। तो बाकी जो करेंसीज है उसमें वो बड़ी वॉलेटिल है, उसका कोई पता नहीं लगता कि क्रिप्टो पे कौन सी चीज़ ऐसी आ जाएगी कि वो अचानक ऊपर चली जाएंगी, कौन सी ऊपर जाएंगी, कौन सी नहीं जाएंगी, कौन सी उसमें ख़त्म हो जाएगी, वो वॉलेटिलिटी है। इफ़ यू वांट टू स्टे लॉन्ग फॉर दैट, ठीक है, आप उसमें कॉइन्स कुछ है, इथेरियम, कुछ 2-3 और कॉइन्स हैं, वो शायद आप ले लें। आप अगर उस पे उनके प्लेटफॉर्म पे जाएं, क्रिप्टो करेंसीज के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, क्रैकन पे चले जाएं किसी पे, तो उन्होंने उन्होंने लॉन्ग टर्म उसमें आपको वो डेटा मिल जाएगा कि कौन सी करेंसीज जो है वो कितनी मूवमेंट कर रही हैं। उसमें टॉप करेंसीज भी उन्होंने बताई होती हैं, एक साइड पे दिया होता है।
फिर जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने लूज किए वैल्यू और जिससे सबसे ज़्यादा गेन किया उन्होंने पूरा डेटा रखा होता है. सो दे दैट मे बी अ गाइड. बट इफ़ यू वांट टू प्ले इट सेफ, तो फिर आपके लिए गोल्ड हो गए, या यहाँ पे आप करेंसीज ले लें, डॉलर ले लें, पाउंड ले लें, स्विस फ्रैंक्स ले लें, अगर आपके पास पैसे हैं वो रख लें. तो इट्स अ बेटर बेट एटलीस्ट इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में आपको और भी इशूज क्रिप्टोज के होंगे. क्रिप्टोज आर बैंड इन पाकिस्तान बाय लॉ. आपने क्रिप्टोज खरीद लिए, कल को कोई भी आपको आके वैसे ही तंग कर सकता है. So that is it for this one. I hope a lot more people joined in. If not, well, koi baat nahi. I'll continue on with this thing. But thank you guys. Thank you for being here. Inshallah Ta'ala. This was a brief outlook for the first 6 month performance. Ki kaisi rahi hai. I hope you enjoyed it. I hope more people would start coming in. So until next time, Allah Hafiz. Thank you.